बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह करेंगे हम न्यूज़ के संग में। मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुल साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन और हज़रात, गर्मियों का मौसम चल रहा है, मौसम आहिस्ता आहिस्ता बदल भी रहा है और इस्लामाबाद में एक्सपेक्टेड है बारिशें, लेकिन अभी तक बारिशों की कोई सूरत हाल उस तरीके से बनी नहीं है। लेकिन अपना ख्याल रखें। कल थोड़ी बहुत शाम के वक्त इस्लामाबाद में बारिश हुई है, लेकिन मानसून की बारिशों के बारे में यही चीज़ कही जाती है कि पुल के एक तरफ बारिश हो रही है, ऐसे ही हो रहा था। मैं एग्जैक्टली G8 से जब जा रही थी ब्लू एरिया, तो ब्लू एरिया में बारिश हो रही थी, लेकिन G8 में नामो निशान तक नहीं था। और वापसी पे जब आई भी हूँ तो G8 में कोई बारिश नहीं हो रही थी और उस तरफ ब्लू एरिया वाली साइड F6 F7 वाली साइड पे बारिश हुई है। ख़वातीन और हज़रात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सिर्फ ख्याल गर्मी से बचने का ना रखें, बल्कि इसके साथ साथ जब आप बाहर निकलते हैं तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि मुल्क के अंदर बहुत सारी नागहानी सूरत हाल हो रही है। कहीं पर कोई इंटरनेशनल फॉरनर्स जो हैं उनका रेप करके हमारे मुल्क में, और कहीं पर बच्चियों का रेप हो रहा है, कहीं पर इस्लामाबाद के अंदर धक्कम पेल चल रही है और उसके ऊपर ग्रुप कैप्टन का कत्ल हो रहा है। तो मुल्क इतना सेफ नहीं रहा, तो इसलिए अपने आप को जो है ना, हालात आजकल थोड़े तशवीशनाक हुए हुए हैं, तो अपनी ख्याल आपने खुद ही रखना है। जब हम बात करते हैं बारिशों के हवाले से, हम आपको बताते हैं एहतियात करनी है। एहतियात असल में आपने हर चीज़ के बारे में करनी है, ख़ास तौर पे अपने बच्चों को लेकर बड़े मजीद जो है वो आप सेंसिटिव हो जाएं। उनको बाहर जाने अगर देते हैं तो उनके ऊपर नज़र रखने वाला कोई ना कोई साथ होना चाहिए। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द किड्स, लेकिन बड़े बच्चों के ऊपर भी जो आजकल बहरा रवि का शिकार हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्रग्स का आम यूजेज है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं, कहाँ पर काम कर रही हैं ये चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आती, क्योंकि बड़ी करीब से मेरी रेगुलर स्टडी है ये कि ड्रग्स किस तरीके से एक ड्रग कार्टेल पाकिस्तान के अंदर मूव कर रहा है। और ख़ास तौर पे हर बड़े शहर में होम डिलीवरी पे आपको तमाम तर चीज़ें मुहैया की जाती हैं और उसमें आपको कुछ भी चाहिए होता है, नेम एनीथिंग। बहुत सारे डीलर्स एक्टिव हैं और आपको कुछ भी चाहिए आपको अवेलेबल होता है, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा, विच मीन्स के वैरायटी है और यहाँ पर आपको वैरायटी में चीज़ें जो है वो दस्तयाब होती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल खुद रखना चाहिए कि बच्चे अगर कुछ मंगवा भी रहे हैं, बच्चों के लिए अगर कुछ आ भी रहा है तो कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है और क्या भेजा जा रहा है। और वैसे भी अगर बच्चे आपके स्कूल और कॉलेजेस भी जा रहे हैं तो वैन में भी अगर जा रहे हैं, वैन वाले से बेहतर है कि आपके ताल्लुकात खुद हों, आप उनको जानते हो। अब देखें वो लोग कितने स्मार्ट हैं, ठीक है। ड्रग कार्टल्स जो मूव कर रहे हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि बच्चों के यम्स के जो, या इस तरीके से जो बंटीज के आते हैं ना रैप्स, उन रैप्स के अंदर प्रॉपर्ली, और वो रैप ये नहीं है कि वो किसी का रैप होगा, मतलब किसी और कंपनी का, प्रॉपर्ली डिजाइन रैप होगा बच्चों की चीज़ की, और उसके अंदर जो है वो आपकी कोई भी ड्रग होगी वो उसके अंदर मौजूद होगी और वो पैकेट का पैकेट होगा, वो पैकेट डिलीवर होगा, आप उसको मूव कर सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं। That is very disturbing. That is very very disturbing. This is happening in Islamabad. So अपने बच्चों का खुद ख्याल आपको रखना पड़ेगा, अपना भी आपको खुद ही ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी हम दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियाँ बेशक कर सकते हैं, इल्ज़ाम डालना वो क्या है, आउटसोर्स द ब्लेम वैसे भी थोड़ा आसान होता है, लेकिन फिर भी जब जान जाती है, खुदा ना ख्वास्ता नुकसान होता है, चाहे वो माली हो चाहे वो जानी हो, वो हमारा होता है। जब हमारे जिगर के टुकड़े हमसे अलग होते हैं खुदा ना ख्वास्ता, या किसी ऐसी नागहानी आफत या उसका शिकार हो जाते हैं तो तकलीफ हमें होती है, तो उस तकलीफ से बचने के लिए हमें ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। Exactly, जी, let's start the first segment। और सबसे पहले हमारे पास खबर है कि आटा महंगा हो गया है। 20 किलो आटे की थैला अब 2900 रुपये का होगा। कल खबर शेयर की थी नाजिश ने, लेकिन आज इसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। इदारा शुमारियात की दस्तावेज़ात के मुताबिक मुल्क में 20 किलो आटे के थैले में ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 2900 रुपये है। कराची शहर मुल्क में सबसे ज़्यादा महंगा आटा है। इदारा शुमारियात ने बताया कि कराची में 20 किलो आटे का थैला है 2900 रुपये का, जबकि इस्लामाबाद, कोयटा, खुजदार और मुख्तलिफ इलाकों में 2800 रुपये है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत पेशावर में 2750 है, जबकि रावलपिंडी में 20 किलो आटे की थैले की कीमत है 2747, हैदराबाद में 2740 और बन्नू में 2700 रुपया है। सक्खर में तकरीबन 2560 है, लड़काना में 2500 तक है, मुल्तान में 2420 है, गुजरांवाला और बहावलपुर में 2400 है, जबकि सियालकोट में आटे का थैला जो है वो 2333, फैसलाबाद में 2300 रुपये है और लाहौर में सबसे कम इस वक्त कीमत है 2250, बल्कि नहीं, सरगोदा में इससे भी कम है 2240। सो करते करते सूरत हाल कुछ यूँ है कि सबसे महंगा कराची में है
2900 रुपये, और सबसे सस्ता है सरगोदा के अंदर जहां पर 2240 अब हम रुपये। फैसलाबाद, सरगोदा इन जगहों से आटा मंगवा सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट 500 रुपए का डिफरेंस भी इज ए ह्यूज डिफरेंस। और तो वो जाहिर किराया सी नहीं बात लगेगा है, आते हुए। यही बात है की तरफ मैं आना चाह रही थी, लेकिन उसके चक्कर में जितना हमें किराया बैलेंस पड़ हो जाना जाएगा। है तो वो भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अब वही बात है कि इंसान करे क्या करे। मतलब गरीब अवाम जो है, मैं अक्सर जब बचपन में मैं होती थी ना, अक्सर एक वो मैं टीवी पे बैठ के देखती होती थी, तो क्या होता था कि जो गरीब अवाम के लिए हमने आटा, चीनी और दालें सस्ती कर दी हैं, साथ लोबिया होता था। ये इन तीनों चीज़ों की प्राइसेस ना कम हो जाती थी, और राशन में भी जो मोस्टली मिलता होता था वो यही तीनों चीज़ें अच्छा, मैंने होती सुना थी। है पेशावर में लाल लोबिया बहुत शौक से खाया जाता है। बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है, है ना? बहुत या इट्स लाइक जैसे फेवरेट चीज़ नहीं होती, जैसे कराची में अगर आप कह दो तो बिरयानी होगी, वैसे पेशावर में लाल लोबिया। वेरी नाइस, उसका टेस्ट भी बड़ा मजे का होता है, खास तौर पे आपको सुबह सुबह नाश्ते में पराठे के साथ वो सर्व किया जाए। लोबिया और कचालू वाले जो हैं वो चाट मिलते होते हैं आपको पेशावर में हर जगह रेडी में, वो बहुत शौक से खाए जाते हैं। सो या लेकिन बात यही हो रही थी खैर कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और कल भी हम इसी पे बात कर रहे थे कि पहले मैं 40,000 में भी अगर बहुत अच्छा महीना गुजारा जा सकता था, अब वही महीना आप करते कराते 1,50,000 में भी आपकी बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं वो मुश्किल ही पूरी हो जाती है। सो अल्लाह ही हाफिज़ है हमारा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इस्लामाबाद से हमारे पास क्या न्यूज़ है। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दूसरी विमेन खोसर गैंग मुहिम 2026 का ऐलान कर दिया गया है। ACP के सदर मेजर जनरल इरफान अरशद खान का कहना है कि दुनिया में पाकिस्तान की पहचान एक मस्बत अमल है। हमारी खवातीन ने जिंदगी के हर शोबे में मुल्क का नाम रोशन किया है। 50 रुपए का टिकट जारी किया गया है जिसमें 4 बड़े पहाड़ों की तस्वीर शाया की गई है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर पाकिस्तान टूरिज्म कॉरपोरेशन के MD आफ्ताब राना, ग्रीन टूरिज्म ब्रिगेडियर इरफान अख्तर, कमांडर अख्तर शाहिद, ब्रिगेडियर मेहदी खालिद महमूद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि खवातीन में कोहे पेमाई, एडवेंचर स्पोर्ट्स और आउटडोर क़यादत को फ़रोग़ देने के लिए दूसरी विमेन खोसर गैंग मुहिम 2026 का ऐलान कर दिया और इस मुहिम के दौरान जो खोसर गैंग है वो 6040 मीटर की चोटी सर करेंगे, जो कि कराकरम के सिलसिले में बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी शिगर में वाक़ है। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान अक्सर ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, और उसकी गोल्डन जुबली की ये तकरीब है जिसमें ये पहली मुकम्मल ख़वातीन पर मुश्तमिल कामयाब मुहिम होगी, जिसके बाद ख़वातीन को पैमाई में जो है उसके मैदान में काफ़ी मदद। वैसे मैंने देखा अब ख़वातीन या माउंटेनियर्स हमारे बहुत जो हैं वो अच्छा नाम कमा रही है, अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर रही है पाकिस्तान की। और ज़ाहिर है हम ये हमेशा से जानते थे पाकिस्तान की ख़वातीन बासलाहियत तो है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके जौहर हमें सामने नजर भी आ रहे हैं। अब हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, और अगली न्यूज़ हमारे पास 22,000 एकड़ पर दुनिया के सबसे बड़े फौजी हेडक्वार्टर का इफ्तिताह किया है, और मिस्र ने सबको इस बात से जो है वो हैरान कर दिया है। मिस्र में आपको पता ही है पहले भी मिस्र ने एक जहाज़ भी गिफ्ट किया था, और ये मिस्री हुक्काम के मुताबिक इफ्तिताह में जो है ना वो काहिरा में हुआ, जहाँ पर मिस्र के सदर और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर अब्दुल फताह अल सिलेसी जो है वो उस मौके पर मौजूद थे, और उनके नए स्ट्रेटेजिक कमांडर हेडक्वार्टर एक्टागॉन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया गया। पेंटागॉन से मिलता जुलता ये नाम है एक्टागॉन, लेकिन ये जदीद दिफाई निज़ाम में इनकी जो है वो मज़ीद मदद करेगा, और काहिरा से तकरीबन ये 45 किलोमीटर मशरक़ में वाक़ है, और 8 बाहम मुंसलिक होने वाले मुश्तमिल की वजह से इस मंसूबे को जो है वो ऑक्टागॉन का नाम दिया गया है। इफ्तिताई तकरीब से उन्होंने खिताब करते हुए ये भी कहा कि अब्दुल फताह सीसी ने कहा है कि ये मंसूबा मिस्र की दिफाई सलाहियत, कमांडर एंड कंट्रोल सिस्टम और फौजी ऑपरेशंस की निगरानी के निज़ाम में एक अहम संगी मील है। ज़ाहिर है इतने वसी रकबे पर ये जो है अब बनेगा, और आई थिंक हर किसी मुल्क को ही सिक्योरिटी जो खदशात होते हैं उसके पेश नज़र एक बहुत ही अच्छा इकदाम हमारे सामने आया है। हाँ, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बहुत ही अच्छी खबर है। डिज्नीलैंड ने 70 बरस में 1 अरब मेहमानों को कैटर करने का संगे मील जो है डिज्नीलैंड। I want to go to Disneyland. Yeah, everybody wants to go to Disneyland। उन 70 बरस में जो उन्होंने किया है 1 अरब, अगले 70 अगले जो 1 अरब में भी शामिल होना चाहेंगे। Look at the characters। और यहाँ पर आप जाते हैं, बच्चों की तो ये फेवरेट जगह होती है, लेकिन बड़ों की भी फेवरेट जगह, क्योंकि हमारे भी बचपन के नॉस्टैल्जी जुड़ा हुआ है। डिफरेंट कार्टून्स यहाँ पर आपसे मिलते हैं,
और बड़ा मज़ा आता है। सो या एक इन्होंने 4 बरस में 70 बरस में इन्होंने 1 अरब का रिकॉर्ड कायम किया है। इतने टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ गए हैं, उन्होंने एंजॉय किया है। डिज्नीलैंड 1955 में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर एनाहाइम में कायम किया गया था। दुनिया के मारूफ तरीन थीम पार्क्स में से शुमार होता है और इसे जदीद थीम पार्क इंडस्ट्री की बुनियाद रखने का एजाज़ भी हासिल है। एग्जैक्टली और तकरीब में मिकी माउस जो है, उसके अलावा मिनी माउस है, डोनाल्ड डक और डिज्नी के डिफरेंट कैरेक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे, जिनके अपने दरमियान में पाके लोग काफ़ी खुश थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब स्पोर्ट्स की दुनिया की, जहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन ने पुर्तगाल को शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप होने की तस्दीक हुई है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को शिकस्त दी है 1-0 से, और रोनाल्डो भी इस दफ़ा काम ना आ सके और मैच के बाद पुर्तगाल के आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने तस्दीक की कि उनकी ज़िंदगी का आखिरी इंटरनेशनल करियर का कप था। और स्पेन के खिलाफ मैच से कबल मीडिया से गुफ्तगू में 41 साल रोनाल्डो ने कहा कि वर्ल्ड कप के हर लम्हे से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ। बैनुल-अक़वामी फ़ुटबॉल को खैराबाद कहने का वक्त आ गया है, लेकिन मुतमईन हूँ कि मैंने बहुत कुछ जो है कोशिश की है कि मैं फ़ुटबॉल के लिए दे सकूँ। उनका कहना था कि वो सिर्फ खेल से मोहब्बत और जज्बे की खातिर मैदान में उतरते हैं और उन्हें मज़ीद किसी भी कुछ जो है वो साबित करने की ज़रूरत नहीं है, और ये उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप था। समझ नहीं आ रही, कल वैसे नेमार ने कहा था और आज जो है वो इन्होंने कहा है। ये तो ऑलरेडी तय था कि इन तीनों की आखिरी वर्ल्ड कप है। नेमार, लियोनेल मेसी एंड मतलब जिनको मैं जानती हूँ उन तीनों का ही आखिरी है। अगली जो हमारे पास खबर है वो टेनिस की दुनिया से है। आप लोग जानते ही होंगे, जो भी टेनिस देखता है, नोवाक जोकोविच ने रॉजर फेडरर का नया रिकॉर्ड जो है वो उनका पुराना रिकॉर्ड तोड़कर नई तारीख रकम की है। सर्बिया के स्टार टेनिस प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच। वो विंबलडन में मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों में सबसे ज्यादा फतूहात का नया रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। नोवाक जोकोविच ने सख्त मुकाबले के बाद क्वालिफायर रोमन सफोलियन को 7-6, 6-3, 6-3 और 6-3 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जोकोविच को कौन नहीं जानता, उनकी फतूहात वैसे भी हमारे सामने आती रहती है। ये उनका एक नया एजाज उन्होंने अपने नाम किया है, जिसमें उन्होंने फेडरर को शिकस्त दे दी। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे सिंतास मुआहदे के ऊपर। कहीं मचा हमारे साथ रहे। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड, और इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो है वो वापडा के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद ने खबरदार सिंह है कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना पाकिस्तान के लिए एक संगीन स्ट्रैटेजिक चैलेंज बन सकता है, जो मुल्क के तवील मुद्दती आबी तहफ़्फ़ुज़ और सिंतास आबपाशी निज़ाम जो है यानी कि IBIS के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकता है। एक अंग्रेज़ी अखबार में शाया होने वाले एक मज़मून में उन्होंने ये कहा है कि सिंतास मुआहिदा गुज़िश्ता 65 बरस से दुनिया के कामयाब और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा सरहद पार आबी मुआहिदों में शुमार होता है। इस मुआहिदे ने पाकिस्तान को दरियाओं के पानी की यकीनी दस्तयाबी फराहम की है, जिसकी बदौलत दुनिया का सबसे बड़ा मरबूत आबपाशी निज़ाम कायम हुआ, जो कि तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख एकड़ अराजी को सैराब करता है और मुल्क की 90% से ज़ायद ग़ज़ाई पैदावार का इन्हिसार इसी पर है। अब इसको हमने देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो एक रिसेंटली सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें इंटरनेशनल स्पीकर्स भी मौजूद थे, एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, थिंक टैंक्स सब मौजूद थे। पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया गया, अगर भारत ने ऐसा कुछ किया तो हम लोग वॉर की तरफ जा सकते हैं। पानी के ऊपर बहुत सारा ऑलरेडी प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़, चाइना को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और चाइनीज़ की जानिब से भी ये कहा गया कि जो उनका वाटर पूल है यानी कि वाटर पूल जो तिब्बत है, वहाँ से 8 ममालिक जो पानी हासिल करते हैं, तो उसमें एक भारत भी है और वहाँ से भी सिलसिला रुक सकता है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत एक अहम सिचुएशन है। इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, वो हैं डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस, मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। हमारे साथ हैं जनाब, वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए हमें समझाइएगा कि इस मुआहिदे की अहमियत कितनी है और इस वक्त बड़ा कामयाब ये मुआहिदा था, इसमें डिस्टर्बेंस जो पैदा हुई हैं उनको कैसे हल किया जाएगा, उसके लिए पाकिस्तान क्या सोच रहा है?
डॉक्टर साहब आप तक आवाज़ आ रही है? ठीक है, डॉक्टर साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर किया गया है। भारत की तरफ से इक़दाम जो उधर से धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि हम पानी बंद कर देंगे। जो मुअत्तल करने का जो इक़दाम है, ज़ाहिर है क्योंकि एक तरफा एक मुआहिदा जब इंटरनेशनली होता है उससे वैसे भी एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी डॉक्टर साहब, अब तक हमारी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब आप तक आवाज़ आ रही है? खैर ख़वातीन हज़रात, इस इक़दाम से पाकिस्तान के पानी, खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होने का ख़दशा है। और भारत के इक़दामात पर तशवीश। चेयरमैन बाबडा के मुताबिक भारत ने मई 2025 के बाद मगरबी दरियाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों की रफ्तार तेज़ कर दी है, जिनमें रंबीर केनाल की तोसी है और चिनाब ब्यास लिंक टनल जैसे मनसूबे शामिल हैं। उनका कहना है कि मुतअद्दिद मनसूबों की मजमूई सलाहियत मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के लिए पानी के बहाव को मुतासर कर सकती है और यहाँ ज़्यादा पानी आ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने मुआहदे के तहत मगरबी दरियाओं का हाइड्रोलॉजिकल डाटा पाकिस्तान के इंडस वाटर्स कमिश्नर के साथ नहीं शेयर किया। इसके बायस 2025 के सैलाबी मौसम में पाकिस्तान की पेशगी वार्निंग जो है और फ्लड मैनेजमेंट मुतासर हुई थी, जिससे जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी नहीं हुआ। पाकिस्तान के चनाब की अहमियत के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू किया कि चनाब पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मगरबी दरिया है और इसके पानी के बहाव में मामूली रद्दोबदल भी न सिर्फ चनाब के कमांड एरियाज बल्कि पूरे सिंध तास आबपाशी निज़ाम को मुतासर करता है। उन्होंने ये भी बताया कि चनाब से सालाना औसतन तकरीबन 25 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो मराला हेड मराला जो है सियालकोट के पास उसके मकाम पर पाकिस्तान में दाखिल होता है, जिससे तकरीबन 1 करोड़ एकड़ ज़री ज़मीन जो है वो सैराब की जाती है। और इन इलाकों में गंदम है, चावल है, गन्ना है और इस तरह की बहुत सारी अहम फसलें जो है वो मौजूद हैं जो इनका मरकज़ बनती हैं और लाखों अफराद इनके रोज़गार के जो है ना वो वाबस्ता होता है। और ओवरऑल पानी वैसे भी बहुत बड़ा मसला है। और बाकी में हमारी ज़रूरी ज़मीनें वैसे भी पानी भी जो है पाती है, अपाशी होती है, लेकिन जब पानी ही का मसला हो, पीने के पानी के लिए कम पानी मिलना शुरू हो जाए तो फिर अपाशी ने मुतासर होना है, ज़ाहिर है हमारी ज़रात ने मुतासर होना ही है। और फिर ओवरऑल ज़रात अगर मुतासर होती है तो सिर्फ ये नहीं है कि ज़रात मुतासर होती है, उससे हमारी इकॉनमी भी मुतासर होती है और हमारा जो ज़रूरी तबका है, जो हमारे वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, वो लोग भी मुतासर होते हैं। तो एक तरह से ओवरऑल ये चैलेंज जो है ये सिर्फ और सिर्फ पानी तक ही महदूद नहीं रहता, ज़ाहिर है पूरी इकॉनमी को डिस्टर्ब करता है। अब पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज चेयरमैन बाबरा ने भी वाज़ेह किया है कि है पाकिस्तान की तशवीश एक ऐसे डैम या मनसूबे तक महदूद नहीं है, बल्कि भारत के मुतअद्दिद बलाई मनसूबों की मजमूई सलाहियत है जो मुस्तकबिल में दरियाओं के पानी की मिकदार, वक्त और बहाव की पेशगोई को मुतासिर कर सकती है। टोटल ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो यही जो बताने का मकसद था, समझाने का कि अगर ये होता है, मुअत्तल होता है, वो भी एक तरफा तौर पे तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, पाकिस्तान क्या फेस कर सकता है और भारत को क्या फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि मुआहिदा इंटरनेशनली हुआ था। ज़ाहिर इंटरनेशनल मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करना ये उनको भी महंगा पड़ सकता है। सो माहिरीन ने जो राय दी है वो यही दी है कि नहीं किया जा सकता उनकी तरफ से। ठीक है, डॉक्टर मुनीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा ज़रा तो इस मुआहिदे की अहमियत हमें समझा दीजिएगा, इंडस वाटर ट्रीटी की। दूसरा, ये भारत की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है उस पर चेयरमैन बाबडा ने भी बड़ा दो टोक बयान दिया। क्या आप देखती हैं सिचुएशन क्या होगी आगे? देखिए जी, जो वक्ता के चेयरमैन ने कहा और दूसरा जो हम बात कर रहे थे पहले कि इसके असरात क्या होंगे। देखिए, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और 80% हमारी जो ज़री ज़मीन है वो आपके जो 3 दरिया हैं, जो इंडस है, झेलम है और चनाब, उनके ऊपर हमारी ये ज़री ज़मीन का सारा इन्हिसार इसके ऊपर है। अब अप्रैल में 2025 में इंडिया ने इसको मनसूख करना शुरू कर दिया इस मायदे पर, जो कि इंटरनेशनल मायदा है और ये वर्ल्ड बैंक की इसमें गारंटी है। तो ये कि एक जिसको बायलैटरल इशू है और इंटरनेशनल इसकी गारंटी है, तो इसको इस तरह एक तरफा तौर पे इंडिया तो मनसूख नहीं करता। बाकी इसका जो है ना, इसके बड़े स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है पाकिस्तान के लिए। एक तो ये कि हमारी जो 80% जो फार्म लैंड है वो मुतासर होगी। पाकिस्तान के डैम्स जो हैं उसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अगर फर्ज को हमारी सिर्फ 30 दिन की है, जो कि बहुत कम है। ज़रा सा भी पानी के बहाव है उसमें फ़र्क आता है, उससे हमारी गंदम, चावल और काटन की जो फसलें हैं वो बुरी तरह मुतासर हो सकती हैं। इसी तरह पाकिस्तान की जो 70% आबादी है वो एग्रीकल्चर पे बेस करती है, जो कि वहाँ अगर फसलें अच्छी नहीं होती तो वहाँ फूड सिक्योरिटी के मसाइल बड़े सख्त हो सकते हैं। पाकिस्तान के पानी में कमी की वजह से हमारे 240 मिलियन
जो लोग हैं उनको पानी के पीने के पानी का मसला हो सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा है वो इंडिया के पास है, उसको शेयर करना ये इंटरनेशनल इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर इंडिया ये डाटा हमारे साथ शेयर नहीं करता तो उसके बड़े जो ना गंभीर मसाइल हो सकते हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो प्रोजेक्ट में बना रहा है, जैसे बगलियार का वो उसने फ्लश आउट किया है, वो 2 इंटीमेशन हमें किया है, उससे बहुत सारे मसाइल टेक्निकल भी और फ्लड पानी के फ्लो के मसले भी हो सकते हैं। इसी तरह अब वो नए डैम बना रहा है, यानी खास ये IHK में देखें तो वो तकरीबन उनकी 15 दिन की कैपेसिटी है वहाँ जो स्टोरेज है उनकी। एक इंटरनेशनल मुआहदा था, जैसे आपने बताया हाइड्रोलॉजिकल डेटा की फराहमी उन्होंने बंद कर दी है। सो हम कानून के मुताबिक ऐसे कौन से कवानीन है जो लागू होते हैं, या हम कौन सा एक्शन ले सकते हैं जो कानूनी तौर पर हमें जो है वो इजाजत देता हो कि अगर मुआहदे में इस तरह की कोई रद्द-बदल होती है या फिर ये वो एक तरफा मुअत्तल होता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो 2 फॉर्म, एक तो ये कि वर्ल्ड बैंक है जिसको हम जो इसका गारंटर है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो उसको हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे फोरम है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये और पाकिस्तान को फिर काउंटर मेजर भी लेने हैं। पाकिस्तान क्योंकि अपने भी डैम बना रहा था, हम जैसे जो हमारे मुख्तलिफ डैमों पे काम जारी था और वो हम भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, जैसे खासतौर पे दासू डैम है, दूसरे डैम है, उसके ऊपर हम काम कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये उसकी वजह से वो भी इफेक्ट होंगे। तो पाकिस्तान का जो है डेफिनेटली पाकिस्तान को प्रोएक्टिव होकर इसमें रहना चाहिए। पाकिस्तान अच्छा डॉक्टर साहब, स्ट्रांग है, एक बड़ा स्टेक होल्डर है चाइना, एक बड़ा स्टेक होल्डर है चाइना, और वहाँ पर तिब्बत पोल जो है वहाँ से कहा जाता है 8 मुल्कों को पानी सप्लाई होता है इंक्लूडिंग इंडिया। चाइनीज़ भी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी तरफ से भी कहा गया कि बड़ा ये गलत हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो चाइना क्या इसमें पार्ट प्ले कर सकता है? चाइना का बहुत अहम रोल है। चाइना चूंकि इंडिया के हिसाब से देखा जाए चाइना अपर रिपेरियन है, जैसे इंडिया हमारे पास अपर रिपेरियन, तो चाइना उनके जो दरिया जितने भी हैं वो चाइना से निकल के आते हैं। तो चाइना भी, अगर चाइना को तो ज्यादा कैपेसिटी है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो चाइना ने भी उनको वार्न किया कि अगर आप इस तरह के एक्शन लेंगे तो चाइना भी इस तरह के स्टोरेज और इस तरह के डैम बना लेगा जिससे इंडिया के में अंदर पानी जाने का बहुत होता है। तो चाइना बहुत अच्छा प्रेशर बिल्ड कर सकता है। तो चाइना जो है वो इंडिया के, जैसे अगर इंडिया हमारे पानी को रोकता है तो चाइना इंडिया का पानी रोक सकता है। तो इस वजह से इंडिया के ऊपर एक अच्छा खासा एक तो डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ सकता है, और दूसरा ये कि जैसे कि वो पानी रोकेंगे तो अगर चाइना भी उनको इस तरह की धमकी देता है या उनको पानी रोकता है तो डेफिनेटली इंडिया फिर मजबूर हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के पानी को ना छेड़े और ये एग्रीमेंट है इसको फॉलो करे। आपको क्या लगता है इस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें कोई डायलॉग का रास्ता नजर आ रहा है? क्योंकि वैसे हम देखें तो भारत की तरफ से बहुत खामोशी है जब से मार्काए हक वाला एक ऑपरेशन हुआ था पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान फातेह करार पाया था, उसके बाद से हमने इंडिया को बिल्कुल चुपचाप पाया है। आपको लगता है कि इस इंडस वाटर ट्रीटी जो कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई है, चूंकि इसमें इंटरनेशनल डेलीगेशंस और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन थी, तो अब भारत डायलॉग का रास्ता अपनाएगा पाकिस्तान से बात करने के लिए? एक्चुअली डायलॉग जो ना वो बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये कि जो पाकिस्तान का जो जब से ये हमारे जो एक बहुत सारे हमारे डायलॉग चल रहे थे, जैसे कि निमराना डायलॉग था और ऑफिशियल लेवल पे डायलॉग थे, वो सारे कुछ देर से जब ये पुलवामा इंसिडेंट हुआ उससे 2014 के बाद आपको पता है कि इंडिया ने खुद ही ये डायलॉग सारे खत्म कर दिए, जो कि बहुत ही दिल से एक दो बार बातें हुई, लेकिन इस तरह ये डायलॉग होने चाहिए ताकि इन मसाइल के ऊपर कुछ जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के जरिए इन मसले को हल करना चाहिए। ठीक है, इंडिया को अब शिकस्त हो गई है, इंडिया अब कोशिश कर रहा है कि वो किस तरीके से डायलॉग में भी आए, लेकिन मसला ये है कि वो बस उनको हजीमत एक है और उस हजीमत का वो जब तक कोई बदला नहीं ले लेते उनको शायद वो। लेकिन सर हमने वैसे पास्ट में भी देखा है जब भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है या राइज होती है तो तब इंडिया हमेशा ही सिंतास मुआहदे की वजह से पाकिस्तान को एक तरह से ब्लैकमेल ही कह दें आप करने की कोशिश करता है। हम हर बार जो है इस पे कोई ना कोई वक्ती जो है वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं और फिर बात जो है वो सप्रेस हो जाती है। लेकिन आपको नहीं लगता इसका कोई एक ही बार परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए? क्योंकि ये बार बार वो हमारे साथ डेटा शेयर करना बंद कर देते हैं, फिर कभी वो हमारा पानी जो है वो थोड़ा कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात होती हैं और ना चाहते हुए भी हम ब्लैकमेल हो ही रहे हैं। सो आपको नहीं लगता परमानेंट सोल्यूशन जो है वो एक ही बार निकाला जाए तो बेहतर है?
जी बिल्कुल, आपका ये ठीक है कि इसके ऊपर एक बार ही बात होनी चाहिए। और जो ट्रैक टू जो डिalogue है उसमें बहुत ज्यादा बातें हो चुकी। मैं भी इंडिया पाकिस्तान निमराना ट्रैक टू का मेंबर रहा हूँ और उसमें हमने बहुत ज्यादा इंडिया से बात की। और इंडियन ये चाहते थे कि ये बेसिकली वो कभी भी वाटर ट्रीटी को वो समझते हैं कि पाकिस्तान के हक में है और वो चाहते थे इसको ना रिवाइज किया जाए, क्योंकि इसमें जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से बहुत चेंजेस आ गई हैं, पानी के फ्लो में बड़े मसले हो गए। एक्चुअली बेसिकली वो किसी न किसी तरीके से इस मायदे को पाकिस्तान के खिलाफ यूज करना चाहते हैं और उनकी अभी भी ये कोशिश है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको खत्म करके पाकिस्तान के लिए एक तरह से वाटर जो है वाटर को एज ए वेपन यूज सर, अगर मैं आपसे पूछूं, आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि वो हमें ब्लैकमेल करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी मायदे की जो है उसका सहारा लेते हैं। क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जिसको हम एज अ जो है टूल यूज कर सकें? ऑल्दो हम ऐसा कोई नहीं अपनाना चाहते रास्ता, लेकिन फिर भी अगर सपोज वो अपनी हटदर्मियों से बाज नहीं आए और वो यही चाहते हैं कि इस मुआहदे को ख़त्म किया जाए, तो हमारे पास क्या ऐसा कुछ है, मुआहदा है या कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम भी एज ए टूल यूज कर सकें? डेफिनेटली मेरे ख्याल सबसे पहली बात तो यही महत्व जो इंडस वाटर ट्रीटी है, एक तो ये कि इसके ऊपर हमें टोटली अपना करना चाहिए और हमें ये हमारी एक तरह से डेट आप हम क्या कहते हैं कि हमारे तरह से थ्रेशोल्ड है हमारा, कि अगर फर्स्ट करो इसको इंडिया करता है तो ये हमारे लिए एक एक्ट ऑफ वॉर है इंडिया की तरफ से। तो डेफिनेटली हम इसको एज एक्ट ऑफ वॉर जब लेंगे तो डेफिनेटली इसकी प्रिकॉशंस बड़ी खतरनाक हो सकती हैं, इनके डैम्स को भी खतरा हो सकता है और दूसरी चीजों को, जो पाकिस्तान ने बरबला इनको वार्न किया है किस तरह की चीजें। दूसरा ये कि चाइना कार्ड हम प्ले कर सकते हैं कि चाइना के साथ जो चाइना इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल सकता है। और डेफिनेटली देयर आर मेनी अदर थिंग्स के जैसे ट्रेड और दूसरी चीजें हैं, पाकिस्तान उनको इंसेंटिव दे सकता है कि अगर ये बिल्कुल इन महलों की पासदारी करे तो पाकिस्तान ट्रेड के रूट खोल सकता है इनके लिए, इनको वो इस तरह के इंसेंटिव दे सकता है। तो पाकिस्तान तो के पास तो जो CPEC है, दूसरी चीजें पाकिस्तान के बहुत ज्यादा इंसेंटिव है जो इंडिया को मिल सकते हैं और इंडिया की इकॉनमी उससे बेहतर हो सकती है। लेकिन मसला ये है कि इंडिया इन चीजों को वो हमेशा हाई पॉलिटिक्स में रहता है, कभी भी वो सॉफ्ट जो पावर्स है जैसे ट्रेड है और इस तरह का पीपल टू पीपल कंटेक्ट है, उस कल्चरल जो कॉपरेशन है उसके ऊपर तो कभी इंडिया का तवज्जो रही नहीं। सबसे पहले बात तो एक डिalogue होना चाहिए। डिalogue को अब देखें इंडिया जो है एक तरह से पूरे रीजन में आइसोलेट हो चुका है। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के साथ लाइन है, बांग्लादेश को देखने, श्रीलंका देखने, जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे इंडिया से खाइफ है और इंडिया के खिलाफ। इंडिया बेसिकली अब आइसोलेशन में जा चुका है वर्ल्डली भी, और USA का भी आप एटीट्यूड देख लें पाकिस्तान के साथ उनकी इसलिए उसके पास जितने भी हथियार हैं वो इस्तेमाल करना चाह रहा है कि उससे पाकिस्तान को डराया जा सके, धमकाया जा सके या प्रेशर बिल्डअप किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद मुनीर साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे और बात करेंगे ईरान और अमेरिका में होने वाले जो मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर। उसका दौर शुरू हो चुका है, उस पर क्या आगे मज़ीद बेहतरी आएगी इसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे, जाने से पहले हम आपको बताया कि ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात, यानी मुज़ाकरात पर हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं। जैसे ही मुज़ाकरात का कोई फेज़ शुरू होता है, अमन की बात आगे बढ़ती है, लेकिन फिर किसी न किसी डिले का शिकार हो जाती है। अभी जो सिचुएशन है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में कहा है कि अगर ईरान अमन मुज़ाकरात में संजीदगी नहीं दिखाता या खित्ता जो है खित्ते में अमेरिकी मफादात को निशाना बनाया गया तो अमेरिका सख्त और फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। और जबकि वाशिंगटन अभी सफारती हल को तरजीह दे रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान ने अमेरिकी बयानात को दबाव की सियासत करार देते हुए कहा है कि वो किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा और अगर इसकी खुद मुख्तारी या कौमी सलामती को चैलेंज किया गया तो भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। दोनों ममालिक के मौक़िफ़ इस वक्त बहुत सख्त है, लेकिन हम अमन चाह रहे हैं। बेसिकली ये सारी जो कोशिशें हैं, पाकिस्तान की हैं, चाइना की हैं, ये सारी कोशिशें अमन के लिए, खत्ते में अमन के लिए लाई जा रही है, लेकिन दोनों ममालिक जो फरीक
फरीकैन हैं जिनके बीच अमन कराना है, वो अपने मौक़िफ़ पे बहुत सख्ती से खड़े हैं और मौक़िफ़ हैं भी बहुत सख्त। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही सीनियर IR एक्सपर्ट है। उनसे जानेंगे कि खित्ते में अमन किस तरह जो है वो लाया जा सकता है। अगर ये कशीदगी बरकरार रही तो हालात कितने कशीदा मजीद हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जफर जसपाल साहब, एक्टिंग वाइस चांसलर है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के, IR एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सर टाइम देने के लिए। सर, हालिया कशीदगी पे बात करना चाहेंगे। दोनों का जो फरीकैन का मौक़िफ़ हमारे सामने आ रहा है, चाहे वो जब से ये वॉर चल रही है और जब से मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ है, दोनों से ही बयानात में जो है वो बहुत ही एक सख्त टोन इस्तेमाल की जा रही है, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो चाहे ईरान की तरफ से हो। तो फिर आखिर हम अमन की तरफ इन मुज़ाकरात को आगे कैसे लेके जा सकते हैं? कि हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये हमने बड़ी मुश्किल से मीडिएशन करके सीज़ फायर कराया और उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ और उसके ऊपर टेक्निकल लेवल पे अब टॉक्स जारी हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि दोहा में इनडायरेक्ट टॉक्स हुई, जिसमें पाकिस्तान और कतर ने दोनों साइडों से मिलके कम्युनिकेशन की और अब उम्मीद की जा रही है कि अब जिनेवा में मतलब स्विट्ज़रलैंड में या इस्लामाबाद में 11 जुलाई को शुरू हो सकती है। मगर हमें यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका एक अपना मर्क्यूरियल टेम्परामेंट है। वो हर वक्त धमकियाँ देते हैं, फिर दूसरे दिन कुछ कहते हैं, एक ही सेंटेंस में कुछ कहते हैं और आगे ईरानी लीडरशिप भी कभी वही है। इस तरह का जो एक आप कह सकते हैं कि रिटोरिकल वॉर जो है या ये चलती रहेगी। मगर आप टेक्निकल लेवल पे जो डायलॉग हो रहा है और जो टॉक्स हो रही हैं उनका एक अपना पेस है। तो ये दोनों साइडें अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये शो करना चाहते हैं कि हम बड़े फर्म हैं, हम हारे नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रैक्टिकली तो विक्ट्री तो नहीं मिली, तो वो अब किस तरीके से ये कह के जी कि मैं हार गया। इसी तरह ईरानियंस ने एक सर्वाइवल जंग लड़ी है, वो किस तरह चुप करके बैठेंगे। तो इसलिए जब भी आप देखें कि एक तरफ से स्टेटमेंट आती है तो दूसरी तरफ, मगर अमेरिकन जो इस वक्त परेशान है प्रेसिडेंट ट्रंप, वो ये है कि जो इस वक्त आपने देखा जो प्रोसेशंस आपने ने देखे कि उनके फ्यूनरल के थे मार्टर सुप्रीम लीडर के, उसमें एक यूनिटी नजर आई और एक नजर आया कि उसकी पॉपुलैरिटी भी है और खास तौर पे जो वजूद आए मोर देन 100 कंट्रीज के ईरान आइसोलेट भी नहीं है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप इस तरह की आप कह सकते हैं कि हम उनको आप क्या कहें इरैशनल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, डॉक्टर साहब पहले तो जिक्र कर लेते हैं इसी हवाले से कि आपने जिक्र किया कि ईरान आइसोलेट नहीं है और नो डाउट वो ट्रंप के ट्वीट से भी हमें नज़र आ गया। सो प्रेसिडेंट ट्रंप अब जो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं वो अब क्या सेफ रास्ता है उनकी अपनी सियासत के लिए, उनकी अपनी पॉपुलैरिटी के लिए विद इन द अमेरिका? क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज उन्हें वेनेजुएला से पहले हुआ, फिर ये वाला मामला सारा चलता रहा, काफ़ी अपनी पार्टी की तरफ से भी उन्हें बैकलैश मिला, आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की रह सकेगी या इस प्रेसिडेंसी के बाद जो नया प्रेसिडेंट आएगा, जिस तरीके से इन्होंने अबॉलिश किया बराक ओबामा के ट्रीटी को, और ये कोई आके दोबारा से तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता बिटवीन द इरानियंस एंड अमेरिकन्स? देखिए, वेनेजुएला से तो उनको एडवांटेज मिली कि उनका जो एक सो कॉल्ड मनरो डॉक्ट्रिन 1823 से था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो किसी का कंट्रोल नहीं बर्दाश्त करेंगे और वो उसको उन्होंने रीस्टैब्लिश कर लिया। वो तो उनको एक जो उनके मेगा वाले हैं या विद इन दी अमेरिका एक उनको काफ़ी प्रेशर आई हुई। मगर जिस वक्त ईरान की तरफ आए तो उनको काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं प्रॉब्लम सामने करनी पड़ी और वो यही समझ रहे थे कि 1 या 2 दिनों में वो जंग जीत जाएंगे, मगर वो फेल हो गए। उसके अब नेगेटिव असरात आ रहे हैं। अमेरिका में जो पॉलिटिक्स है नेचुरली उस पर इतना ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा पार्टी लाइन पे, क्योंकि दुनिया ने तो बहुत सफ़र किया इस जंग से। प्राइसेस हुई, अमेरिका में प्राइसेस बढ़ी, मगर जैसी थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ रही थी तो उसको कंट्रोल कर दिया गया। दूसरी तरफ जो आपने बात की कि जो प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में JCPOA जिसको कहते हैं ज्वाइंट जो इन्होंने एक न्यूक्लियर डील की थी, वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डील थी और उसको 2016 में वो एग्जीक्यूट हुई और वही अब
2018 में ट्रंप ने खत्म की। अब इन निगोशिएशन में भी जो ट्रंप को मिलेगा उसी तरह की डील मिलेगी, मगर ईरान को एडवांटेज $300 बिलियन की मिलेगी। अब ये एक चेंज है। दूसरा जो आपका लास्ट पॉइंट था कि जी के क्या नया प्रेसिडेंट आके देखें, इस वक्त मल्टीपोलैरिटी जो है वो अपने हदफ अचीव कर रही है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। अब मल्टीपोलैरिटी है, उस तरह नहीं है कि जिस वक्त यूनिपोलैरिटी थी और अमेरिका की एक ताकत थी। अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, मगर एक उसके चेकमेट आ गया है, तो उस चेकमेट में वो एक्सपोज हो गया ईरान में। मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई भी और प्रेसिडेंट इस तरह की मिलिट्री एडवेंचरिज्म करेगा। When we talk about the multi setups और everything is getting changed और दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रही है, किस तरफ जाते हुए सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? और ख़ास तौर पे मेजर स्टेक होल्डर्स, और इस खत्ते में तो मेजर स्टेक होल्डर चाइना एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, और अब जब से ईरान के भी रूट्स खुल जाएंगे, सो ये पूरा खत्ता क्या टफ टाइम दे सकता है अमेरिका को? जी बहुत ज़्यादा देगा, मगर हमें ये देखना तो ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, उनमें स्टेट ऑन स्टेट वॉर्स का ज्यादा ट्रेंड नजर आ रहा है। करैक्टर ऑफ द वॉरफेयर चेंज हो गया है, नेचर ऑफ द वॉरफेयर उस जगह नेचर ऑफ द वॉरफेयर चेंज हो, जिस वजह से करैक्टर ऑफ द वॉर और वेपनरी चेंज हो गया है। तो हम एक लिथैलिटी की तरफ जा रहे हैं, और इसमें मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रेपो जो है वो काफी हद तक कंप्रोमाइज हो चुकी है। हाँ, चाइना में जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट शी के 4 इनिशिएटिव्स उन्होंने दिए हैं पिछले 4-5 सालों में, उनमें तो एक होप नज़र आती है कि एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगी, शेयर्ड डेवलपमेंट होगी, डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन होगा, जो उनका है कि ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव्स पे तो हमें एक उम्मीद नज़र आती है, मगर दूसरी तरफ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाइना का और यूनाइटेड स्टेट्स का एक आर्म रेस भी चल रही है, और रशिया भी है। तो हर रीजन में कुछ ना कुछ हो रहा है। इस खित्ते में जब सैंक्शंस खत्म होंगी, मगर दूसरी देखना ये कि ईरानी लीडरशिप किस तरीके से बिहेव करती है, क्योंकि कल के जो बयानात उनके आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि 14 पॉइंट्स जिसको इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कहते हैं, उसमें उसने जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसकी लिजिटिमेसी को स्टैब्लिश कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के अगेंस्ट अगर वॉर वो डिमांड उन्होंने की लेबनान में वॉर स्टॉप हो, तो अगर ईरान अपनी पॉलिसीज रीजन में चेंज नहीं करेगा तो फिर अमन मुश्किल होगा। अगर सर मैं पूछना चाहूँ, एक तो इसराइल पे अगर हम बात करें तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसराइल की वजह से ही सारी सिचुएशन क्रिएट अगर हम स्टार्ट में देखें तो हुई उन्हीं की वजह से है, और वो अभी भी स्पॉइलर का ही जो एक होता है ना पोजीशन, वो वही बरकरार रखे हुए हैं। तो क्या कहेंगे, इसराइल इस वक्त क्या रोल प्ले कर सकता है? इस मुआहदे को सबटाच भी किया जा सकता है उनकी तरफ से? देखें, इसराइल से हम कोई चीज़ अच्छी एक्सपेक्ट नहीं करते, और उन्होंने जब से सीज फायर हुआ है उन्होंने इसको स्पॉइल करने की बहुत कोशिश की है, और अभी तक कर रहा है। अमेरिकन के कहने के बावजूद वो लेबनान में बम्बार्डमेंट कर रहा है। उसने अराउंड 1 मिलियन लेबनीज को डिस्प्लेस कर दिया, बहुत सौ को शहीद कर दिया, 400,000 से प्लस किया है। वो तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो रीजन में अमन भी नहीं होगा, रेजिस्टेंस मूवमेंट्स चलती रहेंगी। रहेगी बात ये अब अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पे है या प्रेसिडेंट ट्रंप की क्रेडिबिलिटी पे है, वो क्या नेतन्याहू को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर अभी जो उनकी मीटिंग और जो डिबेट हो रही है उसके मुताबिक तो इनडायरेक्टली अमेरिका उसकी इन पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका समझता है इस रीजन में उसकी सुप्रीमेसी इसराइल के थ्रू ही रह सकती है। मगर ये जो पॉलिसी है इसको अगर चेंज ना किया गया तो इसराइल एक बहुत बड़ा स्पॉइलर होगा, और इस स्पॉइलर की वजह से रीजन जो है इंस्टेबिलिटी का शिकार रहेगा। डॉक्टर साहब, जितने भी तज्ज़ियाकार हैं या हम लोग आम पाकिस्तानी भी इस बारे में खुश हैं। अगर हम देखें 1971 में चाइना अमेरिका के दरमियान हमने मीडिएशन का किरदार अदा किया। अमेरिका की तरफ से भी हमें सपोर्ट जितनी एक मिली, लेकिन चाइना की तरफ से बड़े अच्छे रवाबित हमारे हो गए और ऑनवर्ड चल रहे हैं। अगर ये जो सारा मामला इसी तरीके से खुशाइंद रहता है, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को और क़यादत को भी जिस बात की खुशी है कि इससे पाकिस्तान को बराह रास्त फ़ायदा मिलेगा और बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिलेगा, जो कि गुर्बत की कमी का भी सबब जो है वो पाकिस्तान में
में बनेगा और फिर हमारी इकॉनमी की बढ़ोतरी का भी। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, और अगर ये ईरान की इकॉनमी मजबूत होती है तो उसमें पाकिस्तान का कितना किरदार होगा, और फिर ये दोनों ममालिक का आपस में ये सिलसिला अगर चल गया तो पाकिस्तान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने बेनिफिट्स होंगे सर? देखिए, एक तो मैं यहाँ पे दुरुस्त कर दूं कि हमारा चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है वो इवन बिफोर पार्टीशन भी था, कि जो हमारी फाउंडिंग पार्टी है मुस्लिम लीग और चाइना की जो CPC है उसके उस वक्त भी रवाबत बहुत अच्छे थे, और फिर ये हमारा 63 में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, और उसके बाद आपने दुरुस्त फरमाया 71 में हमने मीडिएटर का रोल प्ले किया। देखें, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है, आपके नेबरहुड में अगर पॉवर्टी होगी तो उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट होगा, अगर खुशहाली होगी तो उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट होगा। चाइना में खुशहाली आई, पॉवर्टी खत्म हुई, तो उसका स्पिल ओवर में CPEC आपको नजर आ रहा है, कोऑर्डिनेशन आ रही है, आगे जा रही है। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन होगी तो उसका पॉजिटिव स्पिल ओवर इम्पैक्ट होगा, और पाकिस्तान का उसके साथ अच्छे रवाबत भी होंगे। और देखें, हमारे नेबर में एक इकोनॉमिक बहुत बड़ी मेगा एक्टिविटी $300 बिलियन की शुरू होने वाली है, उसमें हम चाहे डायरेक्टली ना भी हो मगर इनडायरेक्ट उसके समरात अच्छे होंगे। दूसरा यह है कि इसी तरह अब हम अपने प्रोजेक्ट, जब सैंक्शंस खत्म हो जाएंगे ईरान पे, तो हम अपना ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन वाला जो ख्वाब है वो पूरा कर सकेंगे। तो और फिर लेबर्स का है, फिर कोऑर्डिनेशंस का है, तो हमारे लिए तो ईरान के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी जो है वो एक खुश आइंद है। सर, अगर मैं पूछना चाहूँ, हमने रूस की तरफ से एक स्टेटमेंट देखी कि अब नए हर्मस जो हैं वो ईरान का जौहरी हथियार है और हम ताउन जारी रखेंगे, और ईरान ने भी जवाब में यही कहा कि चाइना और दूसरे दोस्त ममालिक के साथ हमारे जो उनके रवाबत अच्छे हैं तो उनको खुसूसी रियायत दी जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? क्या इसकी वजह से अमेरिका को कोई इंडिकेशन दी जा रही है कि वो उनको नरमी दिखानी पड़ेगी, थोड़ी लचक दिखानी पड़ेगी इस मुआहदे की तरफ? नहीं, देखें, ईरान जब जंग शुरू हुई तो वो रजीम चेंज करना चाहते थे, नहीं किया, और जंग के दौरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला क्राइसिस बन गया। ईरान ने पहले भी वाज़ेह किया था, और ईरान के उसमें एक है, क्योंकि जिस तरह स्ट्रेट है वो कंट्रोल कर सकता है। देखिए, रशियन का बहुत बड़ा फ्लीट है, उसको कामाकाजी बोट्स के थ्रू यूक्रेन ने नाको चने छुपवा दिए, तो ईरान भी ये कर सकता था, इसलिए अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर उसके अंदर मूव नहीं हुए, ना कोई शिप आया। ये बिल्कुल उनके पास एक बहुत बड़ा वेपन है, मगर ये वेपन इस तरह के जिस वक्त अमेरिका ने उसका ब्लॉकेट किया तो ईरान की भी 85% ट्रेड जो है वो मई में नीचे आ गई, और उसकी वजह से ईरान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का फेस गया। तो ईरान को इसके ऊपर एक ओपन पॉलिसी पे आना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर किसी को हर वक्त इस पे ब्लैकमेल करेगा तो वो खुद भी ब्लैकमेल होगा। दूसरी तरफ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस तरीके के ये आज तो उसकी स्ट्रेटजी कामयाब हो सकती है, आगे आने वाले दिनों में ये उसकी स्ट्रेटजी चैलेंज हो जाएगी, जिस तरह अमेरिका ने ब्लॉकेट किया। और इस दफ़ा तो कोई अमेरिका के साथ ना अरब्स ने दिया, एक अरब ममालिक ने ईरान पे रिटेलिएशन में स्ट्राइक नहीं की जब वहाँ पे बेसिस पे हिट हो, क्योंकि वो अमेरिका की बेसिस थी, और ना नेटो कंट्रीज यानी कि यूरोपियंस ने अमेरिका का साथ दिया, ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने। अगर ईरान इस तरह की कार्रवाइयां करेगा, ब्लॉकेट मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को गवर्न करने का कोशिश करेगा, तो उसको भी फिर आगे देखना पड़ेगा कि उसको भी कई जगहों पे चैलेंजेस आएंगे। मेरा ख्याल है कि ईरान रैशनल कंट्री है, वो बड़ा उनके पास डिप्लोमेटिक विजन है, वो इसको इस तरीके से करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं यही चाह रहा था कि इस विजन के हवाले से लेट्स टॉक अबाउट द ईरानियन नेशन और उनकी क़यादत के एक ऐसा मुल्क जो बिल्कुल कट के रखा, लेकिन अब जब दुनिया की उसके ऊपर नज़र पड़ती है, सो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से और बाकी जिस तरीके से उन्होंने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सो जब कट के वो इतना सब कुछ परफेक्टली कर सकते हैं, सो जब इकॉनमी उनकी मजबूत होगी तो फिर तो वो अच्छे खासे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग होल्डर होंगे और एक खित्ते में उनका बोलबाला होगा। बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर इतने भी कटे हुए नहीं थे। जिस वक्त जंग शुरू हुई तो $30 बिलियन की उनकी UAE के साथ ट्रेड थी, और मुख्तलिफ ममालिक के साथ उनकी ट्रेड थी, और उनके लोग बाहर पढ़ के PhDs कर रहे थे यूरोप से, बाकी जगहों से। तो अमेरिकन सैंक्शंस का एक असर तो था, मगर वो थर्ड पार्टी सिर्फ वो नहीं आ रही थी जो कि अमेरिका में बहुत डिपेंडेंट थी, लाइक हमारी कंट्री की तरह। तो इस तरह उसको ये देना कि वो बिल्कुल क्लोज डोर था, कट ऑफ था, ये नहीं, ये गलत है। बाकी ये दुरुस्त है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सैंक्शंस में होती है, उन्होंने भी की,
देखिए, पाकिस्तान पे अभी तक मिजल्स की कई किस्म की सैंक्शंस अमेरिका रोज लगाता है, मगर हमारा मिजल प्रोग्राम चल रहा है। इसी तरह हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, तो जब आप सैंक्शंस लगाते हैं तो स्टेट्स रेजिलियंस शो करती हैं, और ईरानियंस ने भी किया। मगर ये सिर्फ कहना कि वो पूरी दुनिया से कटा हुआ था, कोई चीज, वो गलत हो। सही। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि खामेनाई साहब की जनाजा के मौका पर हमने मुज्तबा खामेनाई साहब की मौजूदगी नहीं पाई, और ये सवाल जो है बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि क्या ये मुमकिन खदशात की वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो हम वैसे भी एक मुज़ाकरात के ऑलरेडी अमल में है, जिसमें ये चीज़ तो तय पा गई है कि अब इस जंग को जो दोबारा एस्केलेट नहीं किया जाएगा। तो क्या तब भी एक ट्रस्ट डेफिसिट का फैक्टर है जिसकी वजह से मुज्तबा खामेनाई साहब अपने वालिद साहब के जनाजा में शरीक नहीं हो सके? और अगर यही ट्रस्ट डेफिसिट रहा तो फिर ये मुआहदा किस हद तक ही कामयाब हो सकता है? देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो रहेगा। दोनों ने जंग लड़ी है, और ईरानियन ने अपने सुप्रीम लीडर और हायर लीडरशिप की शहादतें देखी हैं, और उनके और भी काफी नुकसान हुआ है। अगर ये आप समझें कि इस मुआहदे के बाद फौरन ये मिसट्रस्ट ट्रस्ट में चेंज हो जाएगी, तो नहीं, ये इस तरह नहीं होगा, ये आस्ता आस्ता टाइम लगेगा। दूसरी तरफ ये है कि जो उनके नए सुप्रीम लीडर है मुज्तबा साहब, वो क्यों नहीं हुए, तो उसके मुख्तलिफ आ रहा है, जो मैं समझता हूँ कि मेन शायद उनको, क्योंकि वो भी जख्मी हुए थे, तो शायद वो उस तरह की मोबिलिटी अभी ना हो, और इस वजह से आओ। मगर इस चीज को हमें देखना यह है कि वहाँ पे एक यूनिटी है और लीडरशिप की कमांड, और उसमें वो अपना आराम से कर रहे हैं, और ये हो सकता है कि आखिरी रस्मात में वो आ भी जाए सामने। बिल्कुल सही बात है। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर ज़फ़र जसपाल साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन हज़रात, एक्टिंग वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये बहुत ज़रूरी है कि इस माहदे का कामयाब होना इस पूरे ख़ित्ते के लिए, न सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि एक छोटी सी ये इस टाइम फ्रेम में हमने देखा कि पूरी दुनिया का निज़ाम हिल के रह गया था। ख़ासतौर पर एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा लोगों ने सहा है, और फिर जब डायरेक्टली इम्पैक्ट एनर्जी के थ्रू पड़ता है हर आम आदमी के ऊपर, तो उसकी वजह से ज़िंदगी बहुत मुतासर होती है। सो ये न सिर्फ ज़रूरी ईरान के लिए है, पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम है कि कहीं पर भी खित्ते में कोई जंग ना हो रही हो। एक वक्फा शामिल करते हैं, हेडलाइंस का वक्त हुआ जाता है, वापस आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक व्यूवर्स। इस सेगमेंट में हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सिर्फ बात हम नहीं करेंगे, इसका यूजेज मेन स्ट्रीम मीडिया में या हमारे मीडिया इंडस्ट्री में कैसे हो सकता है, कैसे हो रहा है, और मुस्तकबिल में क्या क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे। मुस्तकबिल में तेज़ी से जो है वो तब्दील होने वाली ये मार्केट रवायती अखबारात, टीवी चैनल्स, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और AI टूल्स के साथ मिलकर ज़्यादा तेज़ और मौसर और डेटा पर मबनी खबरें फराहम कर रही है। लेकिन AI न सिर्फ खबरों की तैयारी और एडिटिंग में मदद कर रहा है, बल्कि इसके अलावा सार्फिन की दिलचस्पी के मुताबिक कॉन्टेंट को भी ज़ाती तौर पर जो है वो तैयार किया जा रहा है इससे। ताहम इसके साथ कुछ गलत मालूमात भी हैं, डीप फेक भी सिलसिला चलता है, और इसके अलावा मुलाजमतें जो हैं, यानी कि जॉब्स क्रिएशन, वो भी बहुत ज़्यादा एक इशू बनता हुआ हमेशा सामने आता है कि अगर AI का इस्तेमाल किसी भी इंडस्ट्री में हो रहा है तो एक ये मिथ है, ये किस हद तक दुरुस्त है इस पर हम बात करेंगे, कि AI जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। आने वाले वक्त में अब यही मीडिया इदारे कामयाब होंगे AI को यूज़ करके, ऐसा कहा जाता है। और बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया, अगर हम अपने न्यूज़ चैनल्स की बात करें, तो उन्होंने किसी न किसी हद तक इसको अडॉप्ट किया है अपने काम को आसान बनाने के लिए। लेकिन एक ये भी रिसर्च है, ये भी रिपोर्ट है, हमारे कुछ दोस्त हैं जब उनसे बात होती है जो कि समंदर पार हैं, रिसर्च से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि लोग एक लाइन भी खुद से लिख नहीं सकेंगे, जो कि ऑलरेडी आपको अपने आसपास नज़र आता है। आप सिंपल से प्रॉम्प्ट देते हैं और आपको एक अच्छा खासा जो है वो नोट पैड पे लिखा हुआ चीज़ मिल जाता है। अब इसके ऊपर जो है हम गुफ्तगू करेंगे, और आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में AI का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। वो ख़ुद मीडिया से उनका ताल्लुक़ रहा है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है उनका, एंड राइट नाउ ही इज़ सर्विंग एज द डीन ऑफ द फैकल्टी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, बहरिया यूनिवर्सिटी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फ़ारूक शहजाद
साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। डॉक्टर साहब, इस वक्त बहुत तेज़ी से दुनिया तब्दील हो रही है और मेरा ख्याल है कि आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन ने इस बहुत लंबा एक स्पैम जो है वो कवर करके यहाँ तक पहुँचे, अखबारात से अब तक का सफ़र में। तब्दीली अब बहुत ज़्यादा और तेज़ हो गई है और ऐसा है नहीं कि हम इन्हीं मीडियम्स पे काम करते नहीं, क्योंकि AI की वजह से ज़िंदगी आसान हुई है। लेकिन पहला सवाल ये कि AI ने जहाँ पर ज़िंदगी आसान की है, क्या उसने हमें अपना मफलूज भी बना दिया है? और उसमें ख़ास तौर पर एक सिंपल चीज़ जो सबसे पहले AI ने हमें फ़राहम की थी वो थी इंफॉर्मेशन का बेशुमार जो है वो एक ख़जाना, और उसके साथ साथ आपको आपकी राइटिंग मटेरियल जो है ना वो बेशुमार स्क्रिप्ट्स हों या कुछ भी हो वो फ़राहम करना, जिसकी वजह से नो डाउट अब कोई लिखना ही नहीं चाहता और सब कुछ उस पर मुनहसर है। सो AI ने ज़िंदगी आसान की लेकिन हमें अपना मफलूज बना दिया। प्लीज़ सर। जी बिल्कुल, इसमें आप बिल्कुल कह सकते हैं कि AI की वजह से हमने थोड़ा सा यानी आसानी की तरफ गए हैं कि वी फील कि AI हमारे लिए हमारा काम कर देगी। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कोई भी जो टेक्नोलॉजी होती है वो बुरी या अच्छी नहीं होती, उसका इस्तेमाल जो होता है ना वो बेसिकली डिफरेंशिएट करता है। अभी अगर आप देखें कि AI को अगर आप यूज़ करते हैं इन अ मीनिंगफुल वे, स्पेशली अगर आप उसको एक कंटेंट खुद से देते हैं और उसको यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स जस्ट टू इम्प्रूव द लैंग्वेज, या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कंटेंट की थोड़ी सी इसकी साफ़ती जो ज़ुबान है उसको देख लें, वो शायद उस हद तक। लेकिन जैसे आपने बात की कि इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा फ्लो है, जिसको हम जनरली अपनी टर्म में कहते हैं इन्फोडेमिक्स। आप इन्फोडेमिक्स में व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन तो फिर देयर आर चांसेस कि वो इंफॉर्मेशन शायद ओरिजिनल है नहीं है। तो ऐसे केस में जर्नलिस्ट को बहुत केयर करनी होती है, स्पेशली जब आप Can we rely on AI tools like chatbot and different Totally tools rely for the हाँ, information? अगर बात Totally करें। rely. I don't think so. That's a good approach. Why? Because reliable नहीं है वो, क्योंकि देखें still human brain is more important than any machine. क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कैन थिंक ट्वाइस ट्राइस। मशीन तो यही है कि उसके अंदर एक आपने फॉर एग्जांपल जो मटेरियल है, जो चीज़ें हैं, वो उसी को रीहैश कर सकता है, बट नॉट टू यूज ब्रेन एंड माइंड के टू डिटेक्ट के वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। So we have to make the formula. Yes. Yeah. Yes. कि वो perfect formula क्या हो सकता है कि you have to rely on this for the information, then काउंटर पार्ट के लिए आपको ये स्ट्रीम्स यूज़ करने हैं। बिल्कुल ऐसे देखें, इंफॉर्मेशन के लिए तो हमेशा आप यूज़ करें जो प्रॉपर चैनल जिसको कहते हैं या प्रॉपर सोर्सेज कहते हैं वो यूज़ करने चाहिए, क्योंकि AI के ऊपर तो फॉर एग्जांपल आप भी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं भी कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो स्टोर हो जाती है, जैसे सोशल मीडिया पे भी है। तो वो ज़ाहिर है वो जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट होगी। तो हमें फॉर एग्जांपल अगर किसी भी फॉर एग्जांपल कोई स्टैट है, लेट्स से कहते हैं कि इन्फ्लेशन इस मुल्क में इतने % बढ़ गई है, सो आई रियली नीड टू सी कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल ब्यूरो है क्या वो ये रिपोर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, रादर देन आई एम जस्ट पिकिंग अप द स्टोरी फ्रॉम समवन्स ट्वीट या किसी की फॉर एग्जांपल किसी के। अच्छा, वो डेटा गैदर तो हाँ बहुत सारे सोर्सेज से करता है, उसमें बहुत सारे ट्वीट्स भी होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के आर्टिकल्स से लिया जाता है। हाँ, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट ना कि आप उससे मांग रहे हैं कि मुझे डाटा फराहम करो तो वो आपको डाटा देगा, लेकिन यहाँ पर चीज़ कुछ और है। हम तो ऐसे उससे बात कर रहे हैं जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन बात होती है और वो आपको अपनी सजेशन भी दे रहे हैं, हम उससे खुद सजेशन मांग रहे होते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर सजेशन, अकॉर्डिंग टू योर न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो इस हवाले से कि हम सिर्फ उससे इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे, हम उसको डिसीजन मेकर का जो है वो एक बना रहे हैं। आई थिंक ये अप्रोच जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग मेरा ख्याल है AI पे अभी हमें, क्योंकि AI आई वुड से कि अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वी शुड अलाउ AI टू प्रोवाइड अस द ब्रेन। ब्रेन शुड रेस्ट विद द ह्यूमंस। तो मेरा ख्याल है जहाँ भी आप देखेंगे कि इसलिए हम जो AI जनरेटेड कंटेंट होता है, अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो हम उसको देखते ही बता देते हैं कि AI जनरेटेड है या ह्यूमन जनरेटेड है। सो अगेन ये चीज़ें बड़ी कॉमन हो रही हैं। सो वी रियली नीड टू सी, क्योंकि अगर मीडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जर्नलिस्ट को तो हम ये कहते हैं कि वॉच डॉग होता है, तो वॉच डॉग की जो स्टोरी है या उसका जो कंटेंट है दैट शुड रिफ्लेक्ट दैट कि इसके अंदर जो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है कितनी है। बाकी एज अ हेल्पिंग टूल यू कैन यूज इट, बट नॉट एज अ मेन टूल कि विच इज़ लाइक क्रिएटिंग और मेकिंग द स्टोरी और क्रिएटिंग द कंटेंट। इस पे मेरा ख्याल है हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि इस किस्म की ट्रेनिंग्स और कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, सेमिनार्स होने चाहिए, स्पेशली हमारी यंग जनरेशन चूँकि बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है इसका, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने दिमाग से आजकल के बच्चे कुछ भी सोच रहे हैं, दे आर जस्ट ऑन देयर फोन ऑल द टाइम। एंड आप अगर वैसी कॉन्वर्सेशन में एक बात करें, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर ली, आपको उसके बारे में पूरा ब्रीफ कर दिया जाएगा, वो भी चैट
चैट जीपीटी की मदद से। सो डोंट यू थिंक कि हमें उनको अवेयर करना चाहिए, उनको ऐसे इसका सही मस्बत जो इस्तेमाल है उसके लिए उनको सेमिनार्स और कैंपेन्स करके देनी चाहिए? ऑफ कोर्स जो एथिकल यूज़ ऑफ एआई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने शुरू में बात की कि कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं होती, आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। और मेरा ख्याल है इसकी अब एआई लिटरेसी जो है दैट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। ट्रेनिंग से शायद ये चीज़ें उतनी नहीं होंगी या वर्कशॉप से या सेमिनार से, क्योंकि जिस तरह एक करिकुलम आप पढ़ते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर स्किल्स का जो कोर्स अगर आप देखेंगे तो तकरीबन आप हर अगर बैचलर्स के प्रोग्राम में देखें तो यू विल फाइंड दैट कोर्स। तो मेरा ख्याल है अभी रिसेंटली क्योंकि HEC ने भी इसके ऊपर जो है वो एआई का जो कोर्स है वो मैंडेटरी करार दिया है फॉर BS और PhD और MS के लिए भी। एंड आई थिंक दैट इज़ बिकॉज कि वही जो एथिकल यूज़ ऑफ एआई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर आपसे पूछूं, आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, इन दिस स्पेसिफिक फील्ड, आपके पास अभी जो कहते हैं ना कि एक डिक्शनरी होती है इंसान जिसके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, यू आर दैट इंस्टीट्यूशन नाउ। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली अगर मैं अभी जो अल्फा अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है, उनको आते साथ ही हमने टाइम गुजारा है सर जब फ़ोन भी गली मोहल्ले में एक ही होता था, ठीक है, टेलीफोन, और अब उनके पास आते साथ ही फ़ोन है जिसमें वाईफाई है और बस वो सब कुछ किसी चीज़ तक भी वो रसाई हासिल कर सकते हैं। कितना डेंजरस है उनके लिए, जैसे ही आंख खोले 3-4 साल का बच्चा वो एआई का इस्तेमाल शुरू करते हैं। इसके ऊपर बिल्कुल बड़ा कंसर्न शो कर रही है दुनिया के अंदर, इसके ऊपर बड़ा कंसर्न है, स्पेशली जो रिसर्चेज हुई हैं इदारे। इसलिए आपने देखा है कि लेट्स से कुछ ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 15 ईयर्स से नीचे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, यस, सो लाइक रीजन इज कि दे रियली वांट कि वो जो एक्सपोजर एट द अर्ली एज उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक होते हैं। और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि वो जो एक प्रॉपर थॉरो स्टडी का कॉन्सेप्ट है, जो एक तहकीक का कॉन्सेप्ट है, वो ख़त्म हो जाता है जब आप फ़ोन पे या गैजेट्स पे रिलाई करते हैं, क्योंकि उस पे इंफॉर्मेशन ऐसी है कि उस इंफॉर्मेशन को आप ये नहीं कह सकते कि वो इंफॉर्मेशन फैक्चुअल है, करेक्ट है, क्योंकि अगेन उसको देखने की बहुत ज़रूरत है, इसका सोर्स क्या है, इसकी बैकिंग क्या है। तो मेरा ख्याल है ये जो हमारी जेन अल्फा है उसके लिए बड़ा मतलब वी रियली एज अ इंस्टीट्यूशन, एज अ पेरेंट्स वी रियली नीड टू सी कि हम हर चीज़ कुछ अरसे बाद तब्दील ऐसे हो रही है कि पहले जो कोई लिखता था बहुत ज़्यादा लिखने वाले लोग होते थे और लोग उनको इतनी अहमियत नहीं देते थे क्योंकि हर कोई लिख रहा था। आजकल अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी, दोस्त भी आपस में एक दूसरे को प्रूव करने के लिए बात कहते हैं कि देखा मेरा पैराग्राफ जो मैंने लिखा है ये मैंने विदाउट AI लिखा है, ठीक है। सो हमारे अंदर से ये इंस्टिंक्ट ख़त्म होती जा रही है। पॉइंट ये है कि क्या AI के आने के बाद हम नई स्किल्स सीख रहे हैं और उनको डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कैसे इस्तेमाल करना है, उनके जॉब रोल्स में हम लोग आ रहे हैं, या AI की वजह से जो आपने ऑफर जैक मा के हवाले से कोट करके कहा कि AI विल बी कम्पीटिंग विद द मशीन्स, वो फेज़ आ चुका है और मशीन्स विल टेक ओवर समहाउ। Humans will be competing. Yes, देखें, एक तो ये है कि हमें इस चीज़ में तो बिल्कुल दो राय नहीं है कि AI is going to take over in multiple disciplines. मैं अगर मीडिया डिसिप्लिन की बात करूं तो हमारा कंटेंट जनरेशन की हद तक तो ये है कि रिपोर्टर या जो हमारा कंसर्न रिसोर्स है वो होगा, लेकिन शायद उस स्टोरी को आपने कैसे लेके चलना है फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, शायद आपको AI की हेल्प लेनी होगी। आप फॉर एग्जांपल आपने उसके लिए कोई ग्राफिक्स बनाने, कुछ बनाने, टेम्पलेट्स को, अब आपको ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन आपके जो कैमरामैन या प्रोडक्शन की बहुत सारी जॉब्स हैं वो फ्यूचर में, क्योंकि रिसेंटली स्टैनफोर्ड ने एक स्टडी किया जिसमें जो मीडिया डिसिप्लिन के ये स्पेशली एरियाज हैं ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन और प्रोडक्शन के बहुत सारे रोल, इवन वीडियो जनरेशन जो है वो भी आप बहुत हद तक जो है AI आपको करके देता है। तो मेरा ख्याल है ये सारे जो रोल्स हैं ये काफ़ी हद तक स्विच हो रहे हैं और एज अ ह्यूमन रिसोर्स, मीडिया के ह्यूमन रिसोर्स के लिए बड़े चैलेंज आने वाला है। और जैसे आपने भी बात की, क्योंकि नाउ यू हैव टू कम्पीट विद अ मशीन टू विन योर जॉब। जिसके पास माइंड होगा, जिसके पास आइडिया होगा, जो मशीन से बेहतर काम कर सकता है या जो मशीन को अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, शायद रिटेंशन उसकी रहेगी फ्यूचर में। मैं इसी तरफ आना चाहूँगी। पहले ज़माने की अगर हम ना भी बात करें, इन द रीसेंट ईयर्स भी हमने देखा है कम्युनिकेशन स्किल वाज द मेन की टू सक्सेस, राइट, एंड लीडरशिप क्वालिटीज़। अगर हम मशीनों पे इतना रिलाई करने शुरू कर देंगे तो मोस्टली जो मशीनों पे जिन बच्चों को मैंने हर वक्त गैजेट्स में देखा है, उनमें मैंने एक जो इंट्रोवर्ट किस्म के आप कह सकते हैं वो ज़्यादा पाया जाता है। तो वो जो कम्युनिकेशन जिसको हम की बोलते थे सक्सेस का या फिर लीडरशिप क्वालिटीज़, आपको नहीं लगता कि वो कहीं नापैद हो जाएगी बिल्कुल ही? और
कॉन्फिडेंस जिसकी हम बात करते हैं ना कि वो होना ही चाहिए है। अब चले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूँ, आप फिर मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि अगर हम एक ड्रामा कंटेंट करते हैं, बेसिकली वो भी अवेयरनेस के लिए ही होता है। अगर वही ड्रामा मेरे पास सिर्फ एक खाका हो कि मैंने ये मेरा मैसेज है ड्रामे का, ये मुझे पूरा ड्रामा AI जनरेट करके दे दें, सो आपको लगता है वो इतना इम्पैक्टफुल हो सकता है अगर मैं उसका एक एक डायलॉग जो है वो खुद इंसानों से रिलेट करके ना लिखूँ तो? ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने शुरू में भी कहा है कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़रूरी है। अब हमें सिर्फ इस चीज़ को ये समझना है कि बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं जो हमारे, जिसको हम कहते हैं कि जिसके लिए हमें सिर्फ लेबर करनी होती है। लेबर का जो काम है वो AI टेक ओवर कर लेगी, वो शायद ह्यूमन से चला जाएगा। और फिर लीडरशिप क्वालिटीज और कम्युनिकेशन स्किल्स वो आ जाए। वो बिल्कुल, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि स्पेशली हमने ये ट्रेंड देखा, रिसर्च स्टडीज़ भी बताती हैं कि जो बच्चे ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, एक तो इंट्रोवर्ट होते हैं और दूसरा एंजाइटी का शिकार होते हैं, क्योंकि ये एक बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है हमारे मीडिया में यूज होता है, यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन। सो लाइक जब आप अपनी किसी नीड को ग्रेटिफाई करते हैं तो इन द प्रोसेस वो फिर आपको इफेक्ट करती है। तो ये हमने देखा है कि ये बिल्कुल अभी हम अपने घरों में भी देखते हैं कि बच्चे जो हैं दे आर मोर इनटू देयर गैजेट्स रादर देन फैमिली डिस्कशन टॉक। तो वो मेरा ख्याल है उस हवाले से ऑफ कोर्स लाइक देयर रिलेटिव्स। हाँ, और मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा इस तरह भी देखना है कि अब हमारी जो एकेडमिया है, स्पेशली मैं जिस डोमेन से हूँ, ये अब हमने भी इसको रियलाइज करना है कि अपना कैरिकुलम स्कूल लेवल से कैसे उसको कंपैटिबल बनाया जाए कि ताकि ये जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इसको कैसे एड्रेस किया जाए। डॉक्टर साहब, यू आर विद द लीडिंग इंस्टीट्यूट और उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज आपके बहुत सारे एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं, पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, बट आप लोग को इस हवाले से ऑलरेडी प्लान कर रहे हों कि ख़ासतौर पे पर्टिकुलरली सोशल साइंसेस में इसका यूज़, बहुत सारी ब्रांचेस सोशल साइंसेस की आती हैं और मेरे ख्याल में बहुत बेहतर यूज़ हो सकता है। और अब तो ऐसी स्टडीज़ भी आ रही हैं कि एक करिकुलम सब बच्चों के लिए नहीं, ऐसा होना चाहिए कि थ्रू AI हर बच्चे का पर्सनलाइज्ड अपना कुछ ना कुछ होना चाहिए, कि मुख्तलिफ बच्चों के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जिस तरह एक चैनल है इसमें मुख्तलिफ एंकर्स हमने हायर किए हैं, किसी की स्पेशलिटी इकॉनमी पे है, किसी की ऑल अराउंडर कोई है और कोई किसी और चीज़ पर अच्छा है। इसी तरीके से हमारे सारे बच्चे एक ही करिकुलम पे जब हम उनको जज कर रहे होते हैं, सो टीचर के नज़दीक अच्छा वो होता है जो अच्छे मार्क्स ले रहा होता है, अच्छे एवरेज जिसकी आ रही होती है, लेकिन मे बी ही इज गुड इन समथिंग एल्स। तो इस हवाले से कुछ एनीथिंग इन योर प्लान? क्योंकि आप डू यू थिंक दैट इज इवन पॉसिबल? और अगर पॉसिबल हम बनाते भी हैं तो वो किस हद तक मुअस्सर हो सकता है? मेरा ख्याल है क्योंकि स्टूडेंट स्पेसिफिक करिकुलम बनाना तो बहुत मुश्किल होगा इंडिविजुअल बेस पे, वो बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि वो ज़रा उसमें कॉस्ट के प्रोसेस वो सारी, वो फिर उसको फॉर एग्जांपल, क्योंकि जब एक डिग्री प्रोग्राम होता है उसको आपने रेगुलेट करना होता है अकॉर्डिंग टू सर्टन डोमेन्स एंड ऑल दैट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इज मोर इंटरेस्टेड इन वन साइड और वो अगर कहता है कि मुझे सारे सब्जेक्ट उसी साइड के पढ़ा दें, तो मेरा ख्याल है वो दैट वुड बी अ ग्रेट चैलेंज। लेकिन एकेडमिया में ये ज़रूर अब सोच है कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स द न्यू टेक्नोलॉजीज, और अब हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं बहरी यूनिवर्सिटी में इन वेरी नियर फ्यूचर डिजिटल ह्यूमैनिटीज़। सो विल बी फोकसिंग ऑन द डिजिटल साइड विच इज़ बीइंग यूज्ड इन ह्यूमैनिटीज़ हमारे डिसिप्लिन के अंदर। तो एटलीस्ट जो हमारा स्टूडेंट है वो, ताकि जब मार्केट में जाए तो उसको ये पता हो कि अपनी डोमेन में क्या हो रहा है व्हेन इट कम्स टू AI एंड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। एंड स्पेशली सर एक और चीज़ बच्चों को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज कि आप अगर किसी के साथ डील कर रहे हैं, किसी इंसान के साथ ज़ाती तौर पर, तो वो इंसान कुछ और है, और अगर आप उसी इंसान के साथ डिजिटल डील कर रहे हैं तो वो इंसान कुछ और है। यहाँ पर डिफरेंट स्प्लिट पर्सनालिटीज़ चल रही हैं, जो भी सोशल मीडिया पे आ गए वो डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ एक आया है, एक अपना खाका उसने नया पहना हुआ है और वो उसको लेकर चल रहा है, उसको कैरी फिर कर रहा है। तो ये बताना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चाहे साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, आप चाहे मीडिया से रिलेटेड हैं, आप चाहे इंग्लिश में हैं, कुछ भी है कि हर किसी का अलग मुख्तलिफ जाविया चल रहा है और उसको डील करना आपको आना चाहिए। सो डिजिटल लिटरेसी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है देना अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसके ऊपर बाकायदा जो स्पेशली हमारा डिसिप्लिन है इसके अंदर हमने डिजिटल मीडिया लिटरेसी के हिसाब से प्रॉपर कोर्सेस हमारे कैरिकुलम के अंदर हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। पॉइंट यही है कि क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है, इसको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप उस इफ़ेक्ट्स को आपने कैसे कंट्रोल करना है। और वो आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि अब फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी दुनिया है
कि जहाँ पे हर कोई कमेंट कर सकता है, पीपल कैन कमेंट एनी टाइप एनी, उसके अंदर आप एक शहर का चक्कर लगाते हैं, यू विल गो द स्लम एरिया एंड द पॉश एरिया, एग्रेशन भी हो सकता है, लाइकिंग भी हो सकती है, डिसलाइकिंग भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में वो जो टू एग्जिस्ट एंड टू लिव विद दैट, ये मेरे ख्याल में डिजिटल मीडिया लिटरेसी या जो मीडिया लिटरेसी शुरू में पहले पढ़ाया जाता था जब हमारा ट्रेडिशनल मीडिया था, कि जस्ट टू को एग्जिस्ट विद दी आपका जो इन्वायरमेंट है उसके साथ। तो क्योंकि स्पेशली सोशल मीडिया के बाद बड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज यू आर गेटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेट कमेंट्स, स्ट्रेट चीज़ें, तो उस पर आई हैव सीन, आई मीन वी डिड लॉट ऑफ स्टडीज जहाँ पे इवन पीपल दे आर गेटिंग लॉट ऑफ अब्यूसिव कमेंट्स, स्पेशली जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटीज एंड ऑल दैट। हाउ शुड दे रिएक्ट? ये आपको ना इदारा बता रहे हैं, ना आपके पेरेंट्स बता रहे हैं, ना टीचर्स बता रहे हैं। एंड आई गेस कि करेक्टर बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी इस जनरेशन को, बिकॉज नो वन इज़ टेलिंग अस कि अगर आपके मुंह पे कोई थप्पड़ मार के चला जाता है तो आपने जवाब कैसे देना है, या आपको कोई कमेंट कर देता है उसी तरीके से तो आपने जवाब कैसे देना है। आपको सर लोगों को जनाजे पे जाके कंडोलेंस करना नहीं आती, ठीक है, लोगों को किसी को खुशी मिलती है, उसको कोई अगर आगे से कांग्रेचुलेट करता है तो उसको जवाब नहीं देना आता कि मैं इसको क्या बोलूँ। तारीफ होती है तो सर जो बहुत ज़रूरी है, और मेरा ख्याल है कि मजीद हम में से हटती जा रही है। और मेरे ख्याल में बुनियादी आपकी पर्सनैलिटी का ट्रेट भी होता है, मतलब यू आर गेज ऑन दीज कि हाउ यू रिएक्ट इन दीज सर्कमस्टांसेस। पता चले 2-3 साल बाद मुझे कोई कमेंट कर रहा हो, आप बहुत खूबसूरत लग रही, मैं चैट जीपीटी से पूछ रही हूँ, अच्छा अब मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ दिस, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये हाउ शुड आई रिएक्ट। सो अच्छा, मुझे ह्यूमन रिसोर्स की तरफ आना है। ह्यूमन रिसोर्स बहुत सारी डाउनसाइजिंग हमने देखी है। पिछले दिनों में हमने एक स्टोरी जो है वो शेयर की थी, जिसमें एक कंपनी ने बहुत सारी डाउनसाइजिंग की थी। उन्होंने बहुत सारे माहिर इंजीनियर्स को निकाला था क्योंकि एआई उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद 2-3 महीने बाद उनको अरबों डॉलर का चूंकि खसारा हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने उन माहिरीन में से 80 माहिरीन को वापस जॉब दे दी, क्योंकि उनको ये पता चला कि अच्छा इसका इस्तेमाल भी किसी को आना चाहिए है, और उसके लिए हमें इन इंसानों की जो तख्लीकी सोच है उसकी ज़रूरत है। किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? और दूसरी चीज़ ये कि आपको नहीं लगता कि इदारों के लेवल पे एक स्पेसिफिक पोर्शन या डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो कि एआई एक्सपर्ट्स के लिए हो, जो उस इदारे को बेहतर तरीके से चला सके, ना कि आप हर जॉब ही एआई के हवाले करते हैं? मैंने शुरू में भी बात की थी, कुछ जॉब्स होती हैं जहाँ पे आपको ब्रेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये भी एक बड़ा नाइव डिसीजन है कि आप एआई को देख के आपके पूरे स्टाफ को या मैं अपने बजट को ज़्यादा मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा स्टाफ को निकाल दिया जाए। आई थिंक दैट्स नॉट अ राइट अप्रोच। लेकिन इसके अंदर कुछ एरियाज हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो मैंने पहले भी हाईलाइट किया। कुछ लेबर वर्क होता है, लेबर वर्क जिसके अंदर इनोवेशन नहीं होती। तो जिसके अंदर इनोवेशन नहीं होती वहाँ पे आप मशीन से भी काम करवा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है। तो अब फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर कंपनी है या एक टेक कंपनी है, तो वहाँ इनोवेशन तो होती रहती है। तो अगर वहाँ पे आप रोबोट्स बैठा देंगे या एआई, तो वो शायद फिर आप इनोवेशन नहीं रहेगी। तो वहाँ पे तो ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रोल्स होते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल मेडिकल के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे जॉब्स और ऐसे रोल्स हैं जो शायद फ्यूचर में नहीं रहेंगे, जिस क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर आपको नहीं लगता है कि एआई क्या, मेरे ख्याल से जो रेगुलराइज होना चाहिए था, और इसकी जो बेसिकली रसाई थी वो होनी ही सिर्फ और सिर्फ कंपनी टू कंपनी बेसिस चाहिए थी, हर इंडिविजुअल हर छोटे बच्चे को है नहीं पकड़ाना चाहिए था। ये तो अब कंपनीज एक रेगुलराइज्ड एक इंटरनेट पुलिसिंग जिस तरह होती है वो मेरा ख्याल है, क्योंकि इसको जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसका तो खासा ये होता है कि दे वांट टू मेक मनी, तो वो ज़रा जितनी बिकेगी, जितनी यूज होगी, वो द सेम गोज विद इवन द चैनल्स, कि यू रियली वांट कि एवरीवन शुड वॉच दैट रिगार्डलेस ऑफ कि वो किस बैकग्राउंड से एंड ऑल दैट। सेम गोज विद द एआई कंपनीज, क्योंकि उन्होंने भी ये उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके बिजनेस मॉडल्स हैं, लेकिन फ्यूचर में ऑफ कोर्स ये चीज़ें मेच्योर ज़रूर होंगी, ऐसा नहीं है कि मेच्योर नहीं होंगी, लेकिन शायद दैट विल टेक अनदर 5 years, जिसके बाद शायद कुछ रेगुलेशन या क्योंकि अभी भी हम देखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की देख लें कि स्टिल इन मेनी कंट्रीज पीपल आर सेइंग कि भाई ये रेगुलेट होने चाहिए, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड देयर इज नो रेगुलेशन एट ऑल। आई कैन कोट जेसिंडा अर्डन जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, जब क्राइस्टचर्च का वाकया हुआ, तो शी सेड कि we should not allow these companies just to make money. They should be accountable as well, because देखिए लाइव ब्रॉडकास्ट वो कर रहा था of that killing and all that. तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो वॉइसेस या इस तरह का जो चीज़ें हैं वो ऑफ कोर्स आएंगी। और we expect one more thing, आपको इस टॉपिक पे सर बुलाने का मकसद भी ये था कि you deal with the social scientists, और सोशल साइंसेस एक बहुत अहम शोबा है हमारी तदरीसी जो है वो अमल का,
और उसमें आपको क्या लगता है, बिकॉज द रियल पॉलिसी मेकर्स मुझे लगता है वो सारे सोशल साइंटिस्ट ही होते हैं, वो किसी भी ब्रांच से निकले हुए हों, लेकिन वो ज़्यादा उस पर अबूर रखते हैं। सो ये कितना जो है ज़रूरी डिपार्टमेंट है हमारे मीडिया के लिए, हमारे एकेडमिया के लिए, और ओवरऑल जो है पॉलिसी मेकिंग के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए? आप बिल्कुल ऑफ कोर्स देखें, सोशल साइंसेस तो सोशल मीन सोसाइटी, तो सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ज़ाहिर है सोशल साइंसेस। हाँ, वो कंट्री लेवल पे भी अगर आपकी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो पीपल टू पीपल हैं, कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ हैं, पॉलिसी मेकिंग में जिसमें हमारी इवन फॉरेन पॉलिसी है, बाकी जो हमारी फॉर एग्जांपल डिफरेंट डोमेन्स की हैं, स्ट्रेटजीज हैं, जेंडर पॉलिसीज़ हैं, वेमेन पॉलिसी है, मतलब डिफरेंट, यू कैन नेम इट। सो ऑफ कोर्स सोशल साइंसेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन। और पाकिस्तान के अंदर आपको मैं बता दूं कि आई थिंक वी आर अमंग द टॉप 5 जो डोमेन्स हैं जिसके अंदर हैं। एंड रीज़न इज़, और स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान इज़ लाइक इवॉल्विंग इन मैनी एस्पेक्ट्स, और वी आर फेसिंग लॉट ऑफ, आपको पता है, क्राइसिस भी हैं। सो पॉलिसी मेकिंग एंड द कनेक्शन विद द सोसाइटी is very important. So I think this domain has to play a significant role and I guess इसको जो है ना वो फोकस भी करना चाहिए सबको, खास तौर पर गवर्नमेंट को सोशल साइंसेस के ऊपर काफी फोकस करने की जरूरत है। जाने से पहले हमारी यंग जनरेशन या फिर स्पेशली जो AI अभी इस्तेमाल करना जान चुके हैं या फिर जानना चाहते हैं या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक मैं तो बस यही कहूँगा कि AI बुरी चीज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, और मेरे ख्याल में इसका जो रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अपने जो अच्छे मकासद हैं आपके, उनके लिए इस्तेमाल करें, वेदर दे आर एकेडमिक, प्रोफेशनल। और एक चीज़ ज़रूर इसका ख्याल रखें कि AI पे फुली डिपेंडेंट ना हों, क्योंकि देयर आर चांसेस ऑफ फेक न्यूज़, disinformation and misinformation. So protect yourself from that. Thank you so much, Dr. Farooq Shehzad, for coming. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and definitely आप हमें फिर भी वक्त देते रहेंगे और हम कोई और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। Thank you so much आपकी तशरीफ आने का। खवातीन और हज़रात, एक वक्फा शामिल करते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, अगले टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करेंगे, इससे पहले हमने बात की सिंतास मुआहदा और सिंतास मुआहदे के मुताबिक क्या होने जा रहा है, लेकिन सिंतास मुआहदे के साथ हमारी मौसमियाती तब्दीली ये भी जुड़ी हुई है और ये भी एक बहुत क्रिटिकल मसला बनता जा रहा है। पाकिस्तान का आबी मुस्तकबिल जो है वो आखिर क्या हमारे लिए रखता है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान को आज पानी के शदीद बहरान का सामना है। मौसमियाती तब्दीली, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और दरियाए सिंध के निज़ाम पर बढ़ते हुए दबाव जैसे संगीन चैलेंजेस का हमें सामना है, और ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते हुए दर्जा हरारत के बायस शुमाली इलाकों के ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसके नतीजे में सैलाब, खुश्क साली, पानी के बहाव और गैर मुतवक्का तब्दीलियाँ देखने में आ रही है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हमारे ज़राअत, हमारी सन्नत, हमारी घरेलू ज़रूरियात के लिए जो पानी इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बढ़ती हुई आबादी की वजह से तलब और वसाइल जो हैं वो जब बढ़ जाते हैं तो दबाव भी ज़्यादा आता है और फिर उस चीज़ की किल्लत भी आने लगती है। अब ये जो दोनों चीज़ें किस तरह इंटरलिंक्ड है, और 1960 में तय पाने वाला ये सिंतास मुआहदा पाकिस्तान के आबी हकूक़ और पानी की तकसीम की बुनियाद को किस तरह ये इसकी फराहमी को महफूज बनाता है। और अगर ये मुआहदा जो है वो खुदा न ख्वास्ता किसी तरह, ये जो अभी इस पर बातचीत हो रही है कि हमें मुअत्तल जो है वो भारत की तरफ से ऐसे ब्लैकमेल किया जा रहा है इसकी मुअत्तली के हवाले से, तो खुदा न ख्वास्ता अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान में पानी की फराहमी कितना बड़ा मसला बन जाएगी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IR एक्सपर्ट भी हैं, एनवायरनमेंटलिस्ट भी हैं, माहिर माहौलियात हैं, ज़ैनब नईम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आपके टाइम देने का शुक्रिया। बताइए, पाकिस्तान के आबी मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है पाकिस्तान में, और स्पेशली ये जो हमारा सिंतास मुआहदे के बाद अगर ये मुआहदा जो है वो किसी डिसएग्रीमेंट की वजह से खुदा न ख्वास्ते किसी मुअत्तली का शिकार हो जाता है तो फिर पाकिस्तान में क्या हालात पैदा हो सकते हैं?
पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा आबी ज़खायर के बहरान से गुजर रहा है, और ये जो इक़्तिसादी रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, उसने भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि जो पानी के ज़खायर हैं वो किल्लत उनमें आ रही है और पाकिस्तान को बहुत बड़ा चैलेंज का सामना है। दूसरी बात ये कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो बारिशें हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन है, बारिशें उस तरह से नहीं हो रही, मानसून डिले हो गई, और जो हमारे कैचमेंट एरियाज होते हैं यानी जहाँ दरिया हैं वहाँ पे बारिशें कम होती हैं, अब शहरों वाली साइड पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये मसला भी है। फिर जो ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर हैं वो 1 से 3 या 1 से 4 फुट सालाना जो है उनमें कमी आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है आबादी बढ़ रही है और पानी का उस तरह से रिचार्ज नहीं हो रहा। जहाँ तक सिंतास मुआहदे की बात है, तो सिंतास मुआहदे में भारत जो है वो यूनिलेटरली इस चीज़ को कह रहा है कि वो इसको सस्पेंड कर रहा है, जबकि कोई भी मुआहदे में ऐसी शिक मौजूद नहीं है जिसके तहत कोई भी मुल्क अपनी मर्जी से अलहदा से जो है इस मुआहदे को ख़त्म कर सके। ये दोनों की बाहमी रजामंदी से ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये पहली वॉयलेशन है। दूसरी वॉयलेशन ये है कि जो हमारा जो वेस्टर्न रिवर्स है जिसपे टोटली पाकिस्तान का राइट है, जिसमें चनाब आता है, और चनाब बेसिन जो है पाकिस्तान में, चनाब बेसिन 35 मिलियन एकड़ जो है वो इरिगेट करता है हमारे एग्रीकल्चर को, और पूरे पाकिस्तान में 90% जो हमारे पानी के ज़खायर है, साफ पानी के ज़खायर, वो भी एग्रीकल्चर की इरिगेशन में यूज होते हैं, जो होते ही इंडस और एसोसिएटेड रिवर से। तो अगर सिर्फ चनाब ब्यास लिंक कैनाल जो इंडिया बात कर रहा है बनाने की, कि जिससे हमारा पानी जो है चनाब का वो मोड़ देगा या डाइवर्ट कर लेगा अपनी तरफ, तो उसकी वजह से तकरीबन 15 से 20 मिलियन लोग हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, चाहे वो किसानों की कम्युनिटी है या वैल्यू एडिशन जो इम्पैक्ट हो जाएंगे। मैं यही पूछना चाह रहा था कि चनाब की कितनी अहमियत है पाकिस्तान के ज़री निज़ाम के लिए और ज़िंदगी का जो मुनहसर है पानी उसके लिए, क्योंकि और क्या ये जो हमारा मुआहदा था इसमें ऐसी कोई सिचुएशन थी कि मुआहदा एक तरफ मुअत्तल तो नहीं हो सकता, ये तो मौजूद था, लेकिन जो पाकिस्तान के पास दरिया हैं उनकी जो भारत के अंदर हुदूद है उस पर कोई डैम नहीं बन सकता, और इस वक्त भी जो डैम बन रहा है वो स्टोरेज डैम है या रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उस टाइप का कोई प्रोजेक्ट है? देखिए, जो मुआहदे में बात है, मुआहदा असल में जब बना था उस वक्त क्लाइमेट के डायनामिक्स तो देखे नहीं गए थे। उस वक्त दो ममालिक की वो दरियाओं की डिस्ट्रीब्यूशन देखी गई थी कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। उसमें काफी ज्यादा ऐसे वेक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं, पर उस वक्त इतना टेक्निकलिटीज में बात गई नहीं। जहाँ तक बात है कि रन ऑफ द रिवर पे बिल्कुल अलाउड यही है कि आप रन ऑफ द रिवर पे जो है वो उसके बिजली प्रोड्यूस करने के पर्पस के लिए या इस तरह के उससे आप बना सकते हो, स्टोरेज नहीं कर सकते। तो यही चीज पाकिस्तान ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए डैम्स उस तरह से हमने बनाए ही नहीं, क्योंकि हम उसकी वो मान रहे थे। जो आप अच्छा, तो ज़ैनब साहिबा अभी बिल्कुल इसको कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात को, लेकिन इस पे बात ये ले लीजिएगा, तो अभी ये जो प्रोजेक्ट है इसमें वो स्टोरेज डैम तो अभी भी वो कहा जाता है कि नहीं है, और वो पाकिस्तानी बहुत सारे माहिरीन ये समझते हैं कि वो ज़्यादा देर तक पानी नहीं रोक सकते, उनको हर दूसरे दिन पानी रिलीज करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये हमने पिछले साल देखा था कि जब भारत ने कहा था हम पानी रोक देंगे और उन्होंने डैम्स भर लिए थे, पर फिर वहां भी सैलाब आ गया था तो पानी उनको रोकना ही पड़ा था। लेकिन सिंतास मुआहदे के तहत कोई भी डैम से पानी जो हमारी तरफ पानी आता है उसका डेटा उनको इंडस कमिश्नर को देना होता है ताकि हम लोग अपनी तैयारी कर सके। वो डेटा उन्होंने नहीं दिया, तो ये वॉयलेशन है। जहाँ तक बात है स्टोरेज की, देखिए जो वेस्टर्न रिवर है, जो पानी हमारा जिस पे हक है, जिसमें चनाब आता है, चनाब और ये रावी, इधर पानी, इस दरिया का पानी वो अपनी तरफ नहीं मोड़ सकते। ये वॉयलेशन है। ये दरिया पाकिस्तान में बहना है, लेकिन क्योंकि भारत अपस्ट्रीम है या अपर राइपेरियन है तो वो अपनी तरफ चनाब और ज़र्रात का भी बताइएगा। ये मसला है जी। चनाब और चनाब, दरियाई चनाब के साथ सबसे बड़ी जो इरिगेशन जो आपकी कैनाल्स कमांड एरियाज है वो चनाब के साथ लगता है। उसमें अपर चनाब कनाल है और लोअर चनाब कनाल है, और आगे फिर मजीद ये कनेक्टेड होता है मराला से, आपको पता है पानी आता है, और रिमू हेडवर्क्स और ये सारा कनेक्टेड है, जिसने कनेक्ट किया हुआ है। जो उस बेल्ट पे, पंजाब की जिस बेल्ट पे ये पानी सबसे ज्यादा आता है, तकरीबन 35 मिलियन एकड़ मैंने बताया ये सारा इरिगेट करता है। वहां पे आपकी सारी ये चावल, गन्ना, गंदुम, कपास और सारे स्ट्रेटेजिक कैश क्रॉप्स वहां पर है। ये हाफजाबाद, फैसलाबाद, चिन्योट, गुजरांवाला, जंग, तोबा, टेकसिंग, ये सारी बेल्ट आती है वहां पे। तो अगर मैं सिर्फ लोअर चनाब कैनाल की बात करूं, पानी अचानक रोकने से वहां पे सबसे पहले रुकता है, तो तकरीबन 10 मिलियन लोगों का जो रोजगार है, जो उनकी ज़राअत है, वो तकरीबन सारी खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर किसान डिपेंड करेगा ज़ेरे जमीन पानी के जखीरे पे।
वो भी कितना ही निकाल लेगा, उसमें फिर सैलिनिटी आ जाती है, वो डिक्लाइन कर जाएगी प्रोडक्शन। और अगर बारिश ना हुई तो फिर तो बहुत ही बड़ा जो है वो सेटबैक पड़ेगा। और अगर अपर चेनाब कैनाल में भी पानी रुक जाता है इस वजह से, तो वहां पे भी 15 से टोटल जो 15 मिलियन टोटल ये 15 से 20 मिलियन लोग हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं। और आपकी फूड इन्फ्लेशन हो जाएगी, खुराक की किल्लत हो जाएगी। पहले ही हम खुराक की किल्लत से दो चार हैं और हम लोग जो है बहुत ज्यादा इस पे सफर करना शुरू हो जाएंगे। तो ये डायरेक्ट मैं 15-20 मिलियन लोगों की बात कर रही हूँ। और क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट्स भी कनेक्टेड है कपास के साथ, टेक्सटाइल सेक्टर की, तो अगर ये खुदा न खास्ता ये रुक जाता है पानी यहाँ पे, और बारिशें भी जो हम ट्रेंड देख रहे हैं नहीं उस तरह से पानी हम स्टोर कर पा रहे, तो उससे आइंदा आने वाले कुछ सालों में 10% जीडीपी पाकिस्तान का मुतासिर हो सकता है। तो अब ज़ैनब मुझे ये बताएं 10% कि ये बहुत बड़ा जो है मुतासिर कुन फिगर आप बता रही हैं, तो अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? ये हमें चाइना से मदद मांगनी चाहिए, हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना चाहिए दोबारा से? अगर इस मामले को अब खुल ही गया है मामला, तो ना सिर्फ इस ट्रीटी को बचाया जाए बल्कि दोबारा से बैठ के नए तर्ज के मुताबिक इसको डिज़ाइन भी किया जाए। देखिए, सिंतास मुआहदे में आर्टिकल 9 है जो कहता है कि अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए तो आपने कैसे रिजॉल्व करना है दोनों मुल्कों ने। पहला उसमें है हल है कि इंडस कमिश्नर आपस में बात करें, वो इंडिया ने नहीं किया। दूसरा उसमें हल है कि आप थर्ड पार्टी को एज अ न्यूट्रल कंसल्टेंट ले आए, इंडिया उस पे नहीं माना, पाकिस्तान ने ऑफर किया। तीसरा उसमें हल है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाए, हम चले गए। 2 दफा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने यही फैसला दिया कि इंडिया इसको यूनिलेटरली मुअत्तल नहीं कर सकता। फिर वर्ल्ड बैंक के सदर जो अजय बांगा है, उन्होंने कहा इंडिया इसको यूनिलेटरली मुअत्तल नहीं कर सकता क्योंकि सारा वर्ल्ड बैंक उसमें जामिन है। अब उसके हिसाब से पाकिस्तान ने पिछले साल से ही अपनी डिप्लोमेसी शुरू कर दी थी मुख्तलिफ ममालिक में जाके। हमारे यहाँ से वज़रा गए और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी बहुत ज्यादा इस पे बात की कि इंडिया ये कर रहा है, मुसलसल इस पे हम लोग करते रहे। अभी जो सेमिनार हुआ है उस पे चाइना ने ये बात इंडिया को बोली है कि आप अगर पाकिस्तान के अपर राइपेरियन है तो हम आपके अपर राइपेरियन है, हिमालय से पानी आता है, हम रोक सकते हैं। तो ये इंडिया को भी थ्रेट है। तो इसीलिए पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा रास्ता है कि चाइना के साथ मिलके पानी और ये आबी ज़खायर और मौसमियाती तब्दीली पे ये एक ब्लॉक बना सकता है डिप्लोमेटिक, जिसमें और ममालिक को भी लाइक माइंडेड कंट्रीज को शामिल करे और इस पे फौरी तौर पर डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी शुरू करे अगेंस्ट इंडिया। और इसमें एक और भी बड़ा मसला ये कि इंडिया मुसलसल दूसरे ममालिक से फंडिंग ले रहा है डैम्स बनाने के लिए, तो उन ममालिक के साथ भी बात करने की जरूरत है कि क्या आप पाकिस्तान के खिलाफ फंड कर रहे हैं इंडिया को, क्योंकि ये वो मौसमियाती तब्दीली के मद में फंड्स लेता जा रहा है और हमें वो भी फंड्स नहीं मिल रहे। तो ये भी बहुत तो हमें क्यों नहीं मिल रहे डॉक्टर साहिबा, ज़ैनब साहिबा, हमें क्यों नहीं मिल रहे? असल में जो मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो फाइनेंस आता है साउथ एशिया में सबसे ज्यादा जाता है इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास नहीं आता। और इंडिया सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करता है दुनिया में। उस ये कौन बांट कौन रहा है? ये बांट कौन रहा है? हम इतना सब कुछ दुनिया के लिए करें और हमें कोई मिलता ही क्यों नहीं कुछ है? असल में मसला यही है कि इंडिया की इस हवाले से स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, एविडेंस बेस्ड। आपके हर फंड के बोर्ड में इंडियंस मौजूद है, पाकिस्तान वहाँ मौजूद नहीं है। तो ये पॉलिटिकली चीजें भी कुछ डाइवर्ट होती हैं, इसीलिए पाकिस्तान को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। But I guess we have the great researchers like you, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी लाई जा सकती है। ज़रा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के बाकी 2 दरिया जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं उनमें क्या उनकी इंडिकेशंस क्या हैं? आपने चनाब के हवाले से तो बताया, वो नो डाउट बड़ा अहम पॉइंट है, लेकिन इसके अलावा बाकी 2 जो हैं उन पे क्या क्या हो सकता है? कि बाकी 2 पे भी जो है पानी रावी में आपने पिछले साल देखा पंजाब में सारा फ्लड ही रावी से आया, क्योंकि जो डैम्स बने हुए उस साइड पे इंडिया ने मई के महीने से पानी फिलअप करना शुरू कर दिया था अपने डैम्स में जब हीट वेव्स चल रही थी पिछले साल। लेकिन पिछले साल हमारे पास डेटा मौजूद था पहले से कि इस दफा मोर देन यूजुअल बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया को नहीं पता था। तो जब उधर बारिशें शुरू हुई हैं, यहाँ तो पहले ही सैलाब आ रहा था, नॉर्थ में शुरू हो चुका हुआ था मिड जून से, उधर बारिशें शुरू हुई हैं तो यहाँ वाला सैलाबी रेला और वहां से डैम्स का पानी जिसने पंजाब को डुबोया, रावी में कहाँ तक पानी आ गया। फिर एक तो ये तो आबी जारियत थी, लेकिन यहाँ हमारा कसूर ये था कि हमने भी रावी के बीच में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए हुए, क्योंकि पानी पहले ही रावी का सूख रहा था, इंडिया के डैम्स बनाने की वजह से पहले ही पानी सूख रहा था। तो हमने भी कहा चलो इधर तो पानी आना नहीं है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बना देते, वहाँ हमारा अपना कसूर था। तो मेरे ख्याल से इस चीज को ना प्लान करने की जरूरत है बहुत एफिशिएंटली, कि हम क्या दरियाओं के बीच में बनाते रहें, जबकि हम आबी जारियत से 2-4 हैं जो हमारे साथ मुल्क बैठा हुआ है वो पहले दरियाओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है।
सर मैं पूछना चाहूँगी, आपने कहा एक तो हमारी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी जो है वो कमज़ोर है या शायद हमारा वहाँ पर इतना फोकस नहीं था अब तक। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी, 65 साल से हम ये जो मुआहदा है उसको उस तरह से, वो जिसे कहते नहीं है कि रॉक प्रूफ हो जाए, उसके बाद उसमें कोई रद्द बदल की ज़रूरत ना पड़े। अभी हम चाह रहे हैं कि उसमें कुछ चेंजेस की जा सके, लेकिन इंडिया उस पर नहीं आ रहा। 2024 से ही हमारे एसीज़ को उन्होंने डेटा देना बंद कर दिया था, जिसके बाद हमने रुजू किया, चाहे वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से हो या फिर इस मुआहदे के जो जामिन थे उनसे बात करने की कोशिश हो, लेकिन हमें कोई खातिर खा नताइज के सामने नहीं आए हैं। और ये तो वही बात नहीं होगी कि जैसे कश्मीर के मसले पर रेजोल्यूशंस तो पास होती रहती है, लेकिन उन रेजोल्यूशंस पर अब तक हमें कोई अमली जो है वो नहीं सामने आया, रिजल्ट सामने नहीं आया। तो कहीं खुदा ना ख्वास्ता हमारा ये मसला भी उसी तरह तो लटकता नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ बात हो रही है, अगर पानी जो है वो बेसिकली बेसिक मसला है ज़िंदगी का, कारवानी ज़िंदगी उससे चलता है। अगर खुदा ना ख्वास्ता हमें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है तो फिर हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तो सिर्फ आपने जो फिगर बताया है वो शायद बहुत कम है, जितनी पॉपुलेशन जो है उससे डिस्टर्ब हो सकती है, पूरा पाकिस्तान ही डिस्टर्ब हो जाएगा। सो आपको नहीं लगता हमें वंस एंड फॉर ऑल इस पानी के मसाइल को, उसके सिर्फ सिंतास मुआहदे की बात मैं नहीं करी, मैं पाकिस्तान में अपना भी जो आबी निज़ाम हमारा है जिसमें डैम्स बनाने का निज़ाम है और जो बाकी के 2 दरिया हैं उन पर जो आपने कहा इवन वहाँ पे हमने डेवलपमेंट शुरू कर दी है, बजाय इसके कि हम पानी को महफूज करने की कोशिश करते। सो इंटरनली भी हमारा आपाशी का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम ही है। बिल्कुल, जो मैं स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी की बात कर रही हूँ उसमें ये डिप्लोमेसी जो क्लाइमेट का एंगल है वो हमने उस तरह से हम लेकर नहीं चले सिंतास मुआहदे के हवाले से, जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे लेकिन हम मतलब उसको लेवरेज नहीं कर सके। जहाँ तक दूसरी बात है कि इस मुआहदे को भी क्या हम मसला कश्मीर की तरह लटकता देखते हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मसला कश्मीर हमारी शहरग है, उसको भी नहीं लटकना चाहिए था। लेकिन जो पानी का मसला है, देखिए पानी आज 2-3 दिन या 1 हफ्ता हमारे शहर में बंद हो जाए खुदा ना खास्ता, तो सर्वाइवल कैसे है? तो ये तो बका की जंग है और इसमें हम अलाउ ही नहीं कर सकते, वो चनाब प्यास लेक टनल नहीं बना सकते, हम इजाजत नहीं दे सकते इस हिसाब से। और जो तीसरी बात आप कर रही हैं, जी हमारे अपनी मिस गवर्नेंस शामिल है इसमें, क्लाइमेट के डायनामिक्स को देखते हुए इस तरह के मुआहदे के हमारी जो अपनी पॉलिसी बनी हुई है, जो वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड है जिसे सूबों को पानी दिया जाता है, उसको भी रिवाइज होने की जरूरत है, क्योंकि उसमें भी क्लाइमेट डायनामिक्स को हमने नहीं देखा हुआ। तो रिविजन्स तो होने की जरूरत है, क्योंकि उस मुआहदे की वजह से भी हमारे अपने अंदरूने जो है वो मामला खराब होते हैं कि उसमें भी सूबों को जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो पानी चोरी, आबियाना सिस्टम, ये डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल वाटर यूज, इस सब पे जो है हमें रिविजन और गवर्नेंस लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे इदारे इसका मतलब उनमें कैपेसिटीज इतनी नहीं है कि वो इस चीज को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए। तो इस चीज को बिल्कुल स्ट्रेटेजिक तौर पर वो आप तब देख सकते हैं जब हम पानी को भी अपना ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पिलर समझे। नेशनल इंटरेस्ट जब ऊपर होता है तो उस चीज पे काम उस हिसाब से होता है। अनफॉर्चुनेटली पानी अभी तक हमारे नेशनल सिक्योरिटी पिलर का डायरेक्ट हिस्सा कभी भी नहीं बना, हमने डॉक्यूमेंट नहीं किया हुआ, ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट में आता रहा है। तो इस वजह से शायद इस पर उस तरह से काम नहीं हो सका। अभी भी टाइम है, पाकिस्तान को कर लेना चाहिए। मतलब ये ऐसा मामला है ना कि जिसपे हम आइंदा कोई रेजोल्यूशन का वेट कर ही नहीं सकते। ये तो हमारी बका की जंग है और पानी पे खुदा ना खास्ता ऐसा होता है तो फिर आपके इदारे और आपकी अफवाज भी तैयार बैठी हुई है, हम अलाउ नहीं कर सकते। ये तो ऐसे है जैसे आपकी सांस रोक ली जाए। बट इस वक्त हम चाह रहे हैं कि डायलॉग्स का कोई रास्ता निकाला जा सके और हम उसके लिए कोशिश ज़रूर हैं, लेकिन भारत जैसे अगर हम ईरान अमेरिका की बात करें तो उसमें भी जो जंग छेड़ने वाला था वो इजराइल था। अब वो साइड से निकल गया और ईरान और अमेरिका जो है वो आपस में लगे हुए हैं, राइट। सो और अब मज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन फिर भी जो थर्ड जो फैक्टर है इजराइल का, हम चाह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता वो कोई सबोटाज ही सब कुछ ना कर ले, क्योंकि दुनिया का अमन जुड़ा हुआ है। उसी तरह हम इंडिया की बात करें तो इसमें भी आपने खुद ही कहा कि वो दूसरों की फंडिंग से बहुत कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और हम दूसरों को जाके ये पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ फंडिंग क्यों कर रहे हैं। तो कहीं खुदा ना ख्वास्ता ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए पाकिस्तान को डायलॉग्स का रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन डायलॉग्स इस वक्त भारत के साथ होने कितने मुश्किल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में जितनी खामोशी हमने भारत की तरफ से देखी है, इससे पहले ऐसी खामोशी पहले कभी देखने में नहीं आई।
देखिए, हमने खामोशी देखी जब पाकिस्तान डायलॉग्स की बात करता है उस पे, लेकिन हमने बहुत ज्यादा बातें हम सुन रहे हैं जब हुसैन ताज माहदे पे आते तो वो कहते हैं नहीं, हम ये हमारा पानी है, हम तो नहीं देंगे, क्योंकि उनको लगता है यही जो है एक तरीका है जिससे पाकिस्तान को जो है वो किया जा सकता है। एंड वन वे और द अदर उनको सही भी लग रहा है अगर वो पानी रोक लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज ने पिछले साल भी जवाब दिया था, तो इस हिसाब से हम अलाउ नहीं कर सकते। जहां तक बात है कि देखिए जो इजराइल और यूएस और ईरान की बात है, उसमें भी पाकिस्तान ने दुनिया को क्या पैगाम दिया? अमन का पैगाम दिया। हम हालांकि हमारा कोई रोल नहीं था उस जंग में, पर हमने कोशिश की और हमने कहा कि चले ये जंग रुके, दुनिया में अमन ला सके। तो पाकिस्तान अमन का पैगाम देता है। पाकिस्तान के लिए डायलॉग ही हमेशा पहली प्रायोरिटी और तरजीह रही है, जंग कभी भी पाकिस्तान की तरजीह नहीं रही। तो इस मामले में भी हम हर स्टेज पे ऑफर कर चुके हैं। पिछले आपने ही बताया 2024 से वो रोक रहे डेटा, तो हमने तब से ऑफर किया है, लेकिन जब एक मुल्क सुन ही नहीं रहा तो फिर आपके लिए बका की जंग क्या है? आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? सही बात है, और ये बहुत अच्छी बात है जो हमारी इस वक्त दो टोक मौक़िफ़ है कि इसके ऊपर पाकिस्तान स्टैंड लेगा। इसमें बहुत सारे लोगों की ये राय है कि पाकिस्तान को कश्मीर पे भी स्टैंड लेना चाहिए। पाकिस्तान अपने हद तक डिप्लोमेटिकली यूज़ करता है और इन्वेड नहीं करने देता अपने कश्मीर लैंड पे इंडिया को, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इसके ऊपर मौसर और दो टोक जवाब दिया जाए। और द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द नेशन, ये बहुत इस पर डटी हुई है कि हम इसका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब साहिबा आपके वक्त के लिए। ख़वातीनो हज़रात, बढ़ते हैं हिस्ट्री के सेगमेंट, आखिरी हमारा है और आज हिस्ट्री में एक निशान हैदर का हम जिक्र करेंगे। कौम की पहचान होते हैं और कौम का फ़ख्र होते हैं, और आज हम बात करेंगे हवलदार लालक जान निशान हैदर की, जो कि 7 जुलाई को उन्होंने योम शहादत नौश किया था। हवलदार लालक जान निशान हैदर की याद दिलाता है ये 7 जुलाई, और जिन्होंने 1999 की कारगिल जंग में बेमिसाल जुर्रत, बहादुरी और वतन से लाजवाल मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए मादरे वतन के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश किया, और उनकी इसी गैर मामूली कुर्बानी और साबित कदमी पर उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ निशान हैदर अता किया गया। कौम आज भी इस अजीम सपूत को अकीदत व एहतराम से याद करती है, और उनकी हमेशा कुर्बानी हुब्बुल वतनी, आज़म और बहादुरी की रोशन मिसाल रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और कौन उनको नहीं जानता, और आज तक उनको सिर्फ बहादुरी के नाम से ही जाना जाता है। अगर उनका दूसरा नाम जो हमने सुना है, तो उनको हमेशा बहादुर ही करार दिया गया है, और इसी तरह पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, और हम भी अकीदत से उनका नाम लेते हैं। नेक्स्ट ही अभी भी हम पूरे प्रोग्राम में आज तकरीबन पीस की ही बात कर रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया में पीस आए। पाकिस्तान ने हमेशा जब भी कोशिश की है पीसफुली डायलॉग्स करने की ही कोशिश की है, लेकिन जाहिर सी बात है मुल्क की सॉवरेनिटी पे हम कोई भी मेली आंख बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो जब पीसफुली डायलॉग्स नहीं हो पाते हैं, उसके बाद ही पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी इंटैक्ट रखने के लिए वो वाले महाज भी लड़ने पड़ते हैं जिसकी तरफ हम कोशिश नहीं करते हैं कि जाए। आज है इंटरनेशनल पीस वर्ल्ड डे, आज पीस एंड लव डे, पीस एंड लव डे, या सो दुनिया भर में जो है वो आज इंटरनेशनल पीस एंड लव डे मनाया जा रहा है, जो इस बात की याद दहानी है कि अमन का आगाज हम में से हर फर्द से होता है। हर साल 7 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन लोगों को मोहब्बत, हमदर्दी, मेहरबानी और बायमी एहतराम को फ़रोग़ देने की तरग़ीब देता है। ये दिन हमें ये पैगाम भी देता है कि छोटे छोटे मस्बत इक़दामात और अच्छे रवैयों के ज़रिए हम एक ज़्यादा पुरअमन, मुत्तहिद और पुरुम्मीद मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। और बिलाशुबा यही इसी की तरफ हम हर इंसान भी कोशिश करता है, चाहे वो अपनी गली मोहल्ले में हो, अपने ऑफिस में हो, या फिर बड़े सतह पे अगर मुल्क की बात करें तो मुल्क भी हमारा इसी के लिए कोशा है कि दुनिया में अमन लाया जा सके। तो ये 7 जुलाई का जो दिन है इसको, लेकिन एक और चीज़, 7 जुलाई में ये लव डे और पीस डे नहीं होना चाहिए था। गर्मी में पीस वैसे भी नहीं हो सकता, इतनी गर्मी में मतलब ना लव हो सकता है ना पीस हो सकता है, लेकिन कोशिश किया जा सके कि छोटी छोटी नेकियां करते रहें। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपने तक ना रहें कि भाई मैं सुकून में रहूं। मैं इसी आप पीस रख सकती हैं, मतलब ऐसी लड़ाई हो जाती है यहाँ पे, बाहर 2 गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो लड़ाई शुरू हो जाती है, इतनी गर्मी, इतना सूरज हो रहा होता है। इसलिए तो हम रोज कहते हैं 7 दिसंबर को होना चाहिए। कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए होती, जब भी आप रोड पे होते हैं सभी को जल्दी होती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जिसको भी जहाँ पहुँचना है, जाहिर सभी इंपॉर्टेंट कामों से निकले
निकले होते हैं, कोई भी इतनी गर्मी में बिला वजह बाहर नहीं निकला होता। तो हम यही तो पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप पीसफुली अपना रास्ता अपनाएं, पीसफुली जाएं, लेकिन दिन में ही छोटी छोटी खुशियां ही बांटते फिरे, किसी को सलाम कर लिया, किसी को तबीयत पूछ ली, किसी के लिए ये भी बहुत कुछ होता है। हो सकता है कि उसका दिन बहुत डिप्रेसिंग जा रहा और आपके सलाम करने से, मुस्कुरा कर देखने से उसको थोड़ी सी खुशी मिल गई हो। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। ख़वातीन और हज़रात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, आसानियाँ बांटें और अल्लाह आपको भी आसानियाँ बांटने का शरफ दे और अल्लाह आप पे भी मेहरबान हो। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे और नाज़िश करने को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुलाकात होगी कल। खुदा हाफ़िज़।